ठीक है। तो स्क्वायर फिट गार्डनिंग की इस वर्ष की सबसे आखिरी वेबिनार में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये वर्ष हमें कई खट्टी मीठी अच्छी आदतें भी सिखा गया और बहुत कुछ हमें नुकसान भी पहुंचा गया है। मैं ये आशा करता हूं कि अगला वर्ष हमारी सब दुविधाओं से दूर होगा और हम सब स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे, और ये इस तरह की कोई समस्या हमें अगले वर्ष नहीं आए, ऐसी मैं शुभकामना करता हूं आप सबके साथ। वैसे ये वेबिनार्स वगैरह भी पिछले साल की जो प्रस्तुतियां थी उसी की देन है, और इसी ने हमको सिखाया है कि है ना ये हम नहीं मिले, डिस्टेंसिंग भी रखें और सब किस तरह से संवाद कर सकते हैं। तो आज के वेबिनार में हम आपको बताएंगे स्पेशल केयर। मैं जनरल केयर की बात नहीं करूंगा, स्पेशल केयर क्या करेंगे कल्चरल ऑपरेशंस में, कि क्या क्या मैन्योरिंग करेंगे, क्या क्या अपन डिजीज को कंट्रोल करेंगे, स्पेशली वेजिटेबल्स और फ्लावर्स के इस विंटर सीजन में। तो हमें ये एक बात हम जानते हैं कि जब प्लांट हमारा जब फ्लावरिंग स्टेज में आ जाता है तो उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो जाती है। तो जो अपन ने बेस शुरू में दिया बेसल में, वो प्लांट को कम पड़ेगा। मतलब अपन को उसके फूल और फल आने के लिए स्पेशल थोड़ी ज्यादा मैन्योर्स की देनी जरूरत होगी, तो हमें अच्छा मिलेगा। तो हम उसकी बात करेंगे। फिर कुछ स्पेशल प्रैक्टिसेस जो फ्लावरिंग प्लांट में होगी, डिसकरिंग, डिसबडिंग, स्टेकिंग और प्रोटेक्शन। कोल्ड टेम्परेचर भी अभी हो रहा है और आगे भी संभावना है, 4 दिन बाद वापस फोरकास्ट रहेगी, फिर वापस दोबारा ठंडा आएगी। फिर उसके बाद कुछ हार्वेस्टिंग स्टेज भी आ जाएगी हमारे क्रॉप्स की, सीड्स की, ट्यूबर की। उनको हम किस तरह से अगले सीजन के लिए हम स्टोर करेंगे और सीड को कलेक्ट करेंगे। फिर मेजर पेस्ट और डिजीजेस क्या होंगी। विंटर्स हमारे लिए क्या मायने रखती है? हमारे लिए तो सबसे ज्यादा मायने ये रखती है कि विंटर आएगी तो हम बहुत बढ़िया अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे और धूप का आनंद लेंगे। पर एज ए किचन गार्डनर हमें क्या विंटर्स का मतलब क्या है? कि विंटर का मतलब फॉलो करते हैं दिसंबर से जनवरी, जो कि ओटम से ओटम के बाद आया है, और वो अब स्प्रिंग में एंटर करेगा। स्प्रिंग का मतलब हो गया फेब्रुअरी टू मार्च। इस समय में शोल्डर लेंथ होती है, मतलब दिन छोटा होता है, रात ठंडी होती है और टेम्परेचर माइल्ड होता है, और दिन और रात के टेम्परेचर में डिफरेंस कम होता है। ये विंटर में हम अपन सब महसूस करते हैं। अब वेजिटेबल्स में हमें क्या क्या स्पेशल चाहिए? ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, हमको ज्यादा न्यूट्रिशियस वेजिटेबल्स मिलेंगे, कलरफुल वेजिटेबल्स मिलेंगे समर सीजन की अपेक्षा में। कुछ लीफी वेजिटेबल्स जैसे मस्टर्ड ग्रीन, मेथी, पुदीना, बथुआ, ये अच्छे होंगे। सैलेड्स भी हमें ज्यादा मिलेंगे, जो कि लेट्यूस, पार्सले और केल्स होंगी। तो ये सब विंटर्स की गिफ्ट है हमारे लिए। गाजर, मूली, शलजम, आलू, रूट क्रॉप्स जैसे गार्लिक, ऑनियन, चिली, ये स्पाइसेस हैं, और कुछ हर्ब्स, ऑर्गेनो, चाइव्स एंड थाइम्स। ये सब हमें विंटर, इन सब के लिए हमें अब विंटर का इंतजार करना होता है। जनरल प्रैक्टिस हम क्या फॉलो करनी चाहिए? सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि वीड्स नहीं होने चाहिए, मतलब खरपतवार नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये जो खरपतवार है ये न्यूट्रिएंट्स के लिए, डाइट के लिए compete करते हैं, और ये इनवाइट करते हैं इंसेक्ट और डिजीज को। कई सारे होस्ट होते हैं इनके, जो इन खरपतवार पे आ जाते हैं और फिर वो अपनी क्रॉप में लग जाते हैं। तो क्रॉप को हम वीट फ्री रखना है, फिर कम से कम पानी देना है, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी देते रहेंगे तो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हमारी क्रॉप डिले हो जाएगी। जैसे गोभी में अगर अपन ने पानी ज़्यादा दे दिया तो पत्ते ही पत्ते आते जाएंगे, फूल बनेगा जब, क्योंकि एक पीरियड डिसाइड है, उसको हीट यूनिट्स वगैरह कहते हैं, कि एक पीरियड डिसाइड है कि 120 दिन में गोभी को पकना है। अब 120 दिन में जो अच्छी प्रोड्यूस ली जाती है वो करीब करीब 50 डेज में हमारा वेजिटेटिव पूरा हो जाता है, और फिर उसके बाद
के जो दिन होते हैं वो रिप्रोडक्टिव फेज के लिए होते हैं, पर अगर हम ज्यादा नाइट्रोजन दे देंगे, ज्यादा पानी दे देंगे, तो हमारा ये जो पीरियड है वेजिटेटिव ग्रोथ का वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा और फिर मैच्योरिटी जल्दी आ जाएगी छोटे कर्ड के साथ या कम फ्लावर्स के साथ। में कम पानी देना है और न्यूट्रिएंट भी बाद में कम देना है, नाइट्रोजन स्पेशली बाद में नाइट्रोजन नहीं देना है। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स हमें रेगुलर इंटरवल पे यूज करना है। अब कैसे करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर डिजीज्ड और डैमेज्ड लीव्स को हमें हटा देना है और ये ध्यान रखना है उनको हम अपने को कंपोस्टिंग में नहीं डालना है। फिर अगर पास पास हमने लगा दी है तो कंपटीशन होता है, तो हमें थिनिंग भी करना चाहिए जो इनकी स्पेसिफाइड है, जैसे 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर का हमको डिस्टेंस रखना है वेजिटेबल्स के बीच में, तो वो हम उसको मेंटेन करेंगे। फिर कुछ शॉर्ट ग्रोइंग क्रॉप्स है, जैसे रेड मूली है या सफेद मूली है, ये है ना 40 दिन 45 दिन 60 दिन में पक जाती है। तो हमें ये भी प्रोविजन रखना है कि हम दोबारा बो सकते हैं इन फसलों को, सैलेड्स को। और ये मूली को गाजर तो टाइम लेती है, लाल मूली, शलजम, चुकंदर, हम दोबारा इस तरह का प्रोविजन रखें कि हम एक बार हार्वेस्ट करें, उसमें ज्यादा लालच नहीं करें, छोटे छोटे भी आए तो हटा के और नई क्रॉप लगा दें, या अगर हमारे पास स्पेस है तो उसमें लगा दें। अपने आप को म्यूट कर लीजिए सर, जो एडिशनल मैन्युअल एप्लीकेशन है फास्फोरस और मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, आप खुद को अनम्यूट कर देना, ठीक है? ठीक है। हेलो। हाँ। अरे हाँ। अब एक्स्ट्रा मिनरल रिक्वायरमेंट की मैंने बात करी कि हमें रिप्रोडक्टिव फेज में एक्स्ट्रा मिनरल रिक्वायरमेंट देना है। इसका मतलब क्या हुआ और हम कैसे देंगे? अभी तक हम बेसिक में वर्मी कंपोस्ट में या बेसल के टाइम पर बोने के टाइम पे दे रहे थे, पर जो ही फ्लावरिंग शुरू होगी तो हमारे पास, चूंकि हम ऑर्गेनिक बो रहे हैं, तो हमारे मींस जो और रिसोर्सेस लिमिटेड है। हम अभी तक ऑयल सीड केक को, नीम की खली या सरसों की खली को हम बुआई के साथ पॉटिंग मिक्सचर में डाल रहे थे, पर अब हम उसको करीब 250 ग्राम्स खली को 4 लीटर पानी में घोल के उसको रख देंगे 7 से 10 दिन के लिए और हिलाते रहेंगे, जिससे कि प्रॉपरली वो डाइजेस्ट हो जाए। फिर ये जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनेगा 4 लीटर वाला, उसमें से 1 लीटर लेके 10 लीटर में पानी में घोल के फिर उसको अपन स्प्रे करेंगे और पिला भी सकते हैं। और इसके लिए जो बेस्ट होता है, नीम ऑयल सीड केक सबसे अच्छा होता है, उसमें नाइट्रोजन भी ज्यादा होती है और इंसेक्ट रेपेलेंट की भी इसमें प्रॉपर्टी होती है। फिर उसके बाद आता है मूंगफली का और फिर सरसों का। हालांकि मोस्टली ऑयल सीड केक्स वही यूज होती है जो आपके सराउंडिंग एरिया में जो ऑयल क्रॉप हो रही हो, पर नीम ऑयल अगर हम कोशिश करें तो नीम ऑयल सीड केक सबसे बेहतरीन विकल्प है हमारे लिए। फिर दूसरी बात आती है मैन्योर टी। देखिए टी मैन्योर, मैन्योर टी में अंतर हो गया, मतलब मैन्योर की अपन चाय बना रहे हैं। अब मैन्योर टी भी नाम क्यों हुआ? क्योंकि फॉरेन में मोस्टली चाय का सेशे लेके पानी में डुबोया जाता है, उसी हिसाब से इसको मैन्योर टी कहा गया है। अब मैं एक छोटी सी बात और आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि टी, आप सब लोग चाय की पत्ती डाल रहे हैं, सुखा रहे हैं, पर मेरा एक आपसे एक प्रश्न है कि चाय की पत्ती में को उबालने के बाद चाय की पत्ती में क्या बचा? बहुत कम कुछ बचा। पर जो टी गार्डन्स होते हैं जहाँ चाय उगाई जाती है, वहां आपको पता है सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, क्योंकि उनको लीफ क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है। तो क्या अपन अनजाने में पेस्टिसाइड्स तो अपन या केमिकल ऐड तो नहीं कर रहे हैं?
इसकी तरफ अपन को थोड़ा सोचना चाहिए। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अपन को जो चाय है की पत्ती है उसको यूज ना करें, उसकी जगह जो कॉफी ग्राउंड होता है वो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि कॉफी का जो प्लांट होता है उसमें लीव्स की प्रॉब्लम नहीं होती, उसकी क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं होता। फिर उसके सीड में होता है, अगर शुरू में कुछ इंसेक्टिसाइड कॉफी में डाला भी जाता है तो वो आखिर तक उसका रेजिडुअल नहीं रहता है, और फिर अपन यूज कर रहे हैं उसका सीड का पाउडर। तो ये आप जरा इस बारे में अपना विचार रखें, करें कि क्या हमें चाय की पत्ती को डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। बल्कि अपन अपने लाइफस्टाइल में टी टी को हटा के कॉफी, इस सोच के साथ कि टी लीव्स में ज्यादा पेस्टिसाइड्स होते हैं, इसको भी सोचना चाहिए। खैर, ये एक दूसरी बात हो गई। फिर इसके बाद है ड्रेंचिंग ऑफ फर्मेंटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अपन अक्सर कुछ किचन वेस्ट यूज कर रहे हैं, डाल रहे हैं और उसको कर रहे हैं, पर उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते जरूर हैं, पर ये ना सोचे कि ये हमने डाल दिया है तो हमने न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है। खास तौर से अगर हम बनाना और पोमग्रेनेट की पिल्स ले रहे हैं तो वो पोटेशियम ऐड कर रहे हैं, और जो ये जो पिल्स हैं ये एसिडिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब एसिडिटी को इंक्रीज करना मतलब एक ऑप्टिमम सॉइल का मीडिया एसिड पीएच वैल्यू क्रिएट करना है, जिससे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट जो अवेलेबल होते हैं नहीं हो रहे हैं वो भी, अगर पीएच आपकी 6.5 या 6 to 7.5 के बीच में है तो आपके न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है और इंसेक्ट जमीन में कम लगता है। फिर मैं जैसा कि कई बार देखा करता हूँ आपके पोस्ट वगैरह में कि किसी ने एग शेल पाउडर डाला, ऑयल सीड सच डाल दिया, तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि ये जो चीजें हैं ये सॉइल एप्लीकेशन के एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग यूज होती हैं, क्योंकि ये बहुत स्लोली अवेलेबल होती है। अब स्लोली अवेलेबल होती है इसका मतलब आपने जो ये लेटर स्टेज के ऊपर डाला है वो इस क्रॉप को नहीं मिल रहा है, वो अगली क्रॉप को मिलेगा, मिलेगा जरूर, न्यूट्रिएंट कहीं नहीं जाएगा, पर वो अगले सीजन वाली क्रॉप को मिलेगा। इसको डालने के बाद ये ना सोचे कि हमने इसकी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पूरी करती है। अब ये देखिए मैन्योर टी कैसे बनाएंगे। एक बकेट लिया हमने जिसमें करीब 15 लीटर पानी भरा और उसमें एक बोरी में करीब 5 किलो मैन्योर भर लिया। वो मैन्योर कोई भी हो सकता है, गोबर भी हो सकता है, सूखे गोबर का भी हो सकता है, पोल्ट्री का भी हो सकता है। इन सबको अपन ने इस बोरी में डाल के और इसको रख दिया कुछ दिनों के लिए। मैंने जैसे आपको कहा कि 7 to 10 डेज आपने इसको डिप कर दिया, फिर उसको आपने निकाल लिया और पानी बाहर निकाल लिया, बोरी को थोड़ी देर ऊपर लटके रहने दिया जिससे कि वो सारा पानी निकल जाए, और जो ऊपर जो बोरी के अंदर जो है वो तो अपन हमारे मैन्योर में डाल देंगे, अगले पोटिंग मिक्सचर में काम आ जाएगा, और ये लिक्विड अपन ड्रेंच करेंगे। अगर अपन को पेस्टिसाइड भी इसमें ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड मिलाना है तो अपन इसी लिक्विड में भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स मिलाकर हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। सीवीड एक्सट्रैक्ट, सीवीड एक्सट्रैक्ट्स को भी आजकल बहुत यूज किया जा रहा है, और ये भी फ्लावरिंग स्टेज के बाद ही करा जाता है जब शुरू हो जाती है, पर इसमें एनपीके वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए इसको हम न्यूट्रिएंट की तरह यूज नहीं करेंगे। ये प्रमोट करता है फ्लावरिंग को और ग्रोइंग। जो फायदे हैं इसमें 5 तरह के हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड और एथाइलिन। ये जो हार्मोन्स हैं वो प्लांट ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट अपटेक बढ़ाते हैं। कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया और फंजाई भी होते हैं जो कि प्लांट डिफेंस को मजबूत करते हैं, मतलब बीमारी या कीड़े काट नुकसान नहीं पहुंचा पाते। तो सीवीड एक्सट्रैक्ट जो है वो हमें 2 फॉर्म में मिलता है, लिक्विड और ग्रेनुलर फॉर्म में। जो ग्रेन्यूल्स हैं वो उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे 60 से 70 ग्राम, मतलब लगभग 5 चम्मच ग्रेन्यूल्स को 1 लीटर पानी में घोल के रख देंगे 1 दिन के लिए।
फिर इसका जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना उसको हम 100 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को 1 लीटर पानी में घोल के और सप्ताह में 1 बार उसको पिलाएंगे या छिड़काव करेंगे, दोनों ही इसमें फायदेमंद है। लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है, वो ज़्यादा आसान है। उसमें सीधा 1 ml पर लीटर लेके और उसका स्प्रे कर देंगे। सॉइल में भी कर सकते हैं, और जब आप कटिंग लगा रहे हैं या ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं उस टाइम भी इसमें डिपिंग करेंगे तो रूट का ग्रोथ अच्छी आएगी। अब मैं आपसे बात करूंगा केमिकल फर्टिलाइजर की, जो अगर डालना चाहते हैं तो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमें फास्फोरस और पोटाश की लेटर स्टेज में ज़्यादा जरूरत है नाइट्रोजन से। तो इफ्को के कुछ केमिकल्स आ रहे हैं और इनको करने में कोई नुकसान नहीं है। नुकसान जो हमको है, हमारी हेल्थ को जो हैजर्ड होता है वो पेस्टिसाइड से होता है, फंजिसाइड से भी नहीं होता। क्योंकि फंजिसाइड्स क्या होता है कि कांटेक्ट में होते हैं, सरफेस के ऊपर रहते हैं। तो लीफ डिजीज या लीफ के ऊपर जो कीड़े आते हैं उनमें फंजिसाइड्स यूज करा जाता है। पर इंसेक्ट मारने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है वो हमारे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसमें पोटाश मिल रहा है आपको, सल्फेट ऑफ पोटाश के नाम से, जिसमें खाली पोटाश है। पोटाश स्ट्रेंथ देता है पौधे को और इंसेक्ट डैमेज को भी सेव करता है, उससे भी बचाता है। इसी तरह से फॉस्फेट और पोटेशियम भी मिल रहा है, एनपीके 18-18-18। फिर पोटेशियम नाइट्रेट, मतलब नाइट्रेट और पोटेशियम का मिश्रण है। मोनो पोटेशियम फॉस्फेट भी है। तो जो ये मैं खाली वेजिटेबल की ही नहीं बात कर रहा हूँ, ये आप फ्लावर्स में भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि फ्लावर्स भी जब फ्लावरिंग शुरू होती है तो अपन को उसमें तो कम से कम इन केमिकल्स को यूज करके अपनी फ्लावरिंग को बढ़ा सकते हैं और सुंदर और अच्छा हेल्दी फ्लावर्स ला सकते हैं। इसी तरह से एप्सम साल्ट है। एप्सम साल्ट जो है इसको ऑर्गेनिक की कैटेगरी में ही रखा गया है। तो हमारी क्या रिक्वायरमेंट होगी कि ज़्यादा फास्फोरस और पोटेशियम और कम या कोई नाइट्रोजन की लेटर स्टेज में जरूरत नहीं है। जो पहले है वही काम आता जाएगा। तो अगर अपन इन केमिकल्स को यूज कर रहे हैं तो आधी चम्मच को 1 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करेंगे, और अगर अपन जमीन में डाल रहे हैं तो 1 चम्मच को 1 लीटर पानी में घोल के और पिलाएंगे। फिर ह्यूमस का नाम आपने सुना होगा आजकल, क्योंकि आप ये देखिए नीचे आप देख रहे हैं कि मैंने उसका पैकिंग भी रख रखा है, इसलिए कि बाजार में ये चीज अवेलेबल हो रही है। अब ह्यूमस क्या होता है, अपन कई बार केवल कहने से डाल देते हैं, पर अपन को पता होना चाहिए कि हम ये क्यों डाल रहे हैं। तो जो ह्यूमस जो होता है वो मिट्टी के ऊपरी सतह के ऊपर जो ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो जाता है प्लांट के डिके होने से या वेजिटेबल्स इसके छिलकों से, पेड़ों की पत्तियां गिरने से। जब अपन ये बनाते हैं मिट्टी में अमृत जल या जो बनाते हैं, तो कहा जाता है कि बरगद के पेड़ की या पीपल के पेड़ के ऊपर की सरफेस की मिट्टी को अपन काम में लें। तो उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा ह्यूमस होता है, क्योंकि वो पेड़ बहुत पुराने होते हैं, उनके पत्ते बहुत ज्यादा गिरते हैं। तो ह्यूमस एक्चुअली जो टॉप पोर्शन है, जैसे कि आप एक मैंने आपको प्रोफाइल दिखाया है सॉइल का, इसमें आप देखेंगे सबसे ऊपर का पोर्शन ब्लैक है, ये वही ह्यूमस है जिसका इन्होंने इसको कलेक्ट करके और आपको बेच रहे हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये जो अक्सर जो सीवेज का पानी होता है, इसमें भी ह्यूमिक एसिड बहुत होता है। तो ह्यूमस जो होता है उसमें 3 तरह के तत्व होते हैं, ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड और ह्यूमिन। तो जो ह्यूमिक एसिड होता है उसका एक रोल होता है कि अपने सॉइल की बात कर रहा हूं मैं, सॉइल में क्या होता है, जैसे फास्फोरस दिया आपने, पोटाश दिया, नाइट्रोजन दिया, तो काफी कुछ तो यूज हो जाता है। फिर उसके बाद उसके लॉसेस होते हैं। लॉसेस भी 2 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक तो उड़ना, वेपराइजेशन, जैसे अमोनिया उड़ गया। दूसरा होता है लीच डाउन, मतलब जमीन के नीचे चला गया, रूट से नीचे चला गया, वो रूट को नहीं मिलेगा। और तीसरा होता है फिक्सेशन। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स सॉइल के कोलाइडल पार्टिकल्स पे फिक्स हो जाते हैं, वो अवेलेबल नहीं होते। तो हम क्या, उसको अवेलेबल कराने के लिए हमको उसका सॉइल का पीएच रिड्यूस करना पड़ता है। जैसे कि ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड वगैरह जो है वो उस पीएच को रिड्यूस करते हैं। तो जो अवेलेबल और जो अनअवेलेबल फॉर्म है, जो फिक्स्ड फॉर्म है, वो हमें पौधे को अवेलेबल फॉर्म में ले आती है। तो
ये जो ह्यूमस है, ह्यूमिन है, ये एसिडिटी इंक्रीज करता है, पोरेसिटी बढ़ाता है और रूट ग्रोथ को बढ़ाता है। तो ये केवल हमें सॉइल में अप्लाई करना है, क्योंकि अपन को सॉइल का ही से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम है इसकी जो सॉल्व करेगा। प्लांट के ऊपर स्प्रे नहीं करेंगे। तो इसको ड्रेंच करने के लिए 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर पानी में घोल के 2-3 महीने में एक बार डालेंगे। शुरू में डाल दिया, फिर बीच में डाल लिया, फिर नेक्स्ट प्लांटिंग के टाइम डालेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, एमिनो एसिड्स का भी बहुत नाम सुना होगा आपने, आप लोग स्प्रे भी कर रहे होंगे, पर वास्तव में एमिनो एसिड क्या है? एमिनो एसिड 2 तरीके से बनता है, जिनका कुछ का सोर्स एनिमल सोर्स होता है। ये बनता है मुर्गी और बतखों के पंखों को केमिकली ट्रीट करके एमिनो एसिड्स निकाला जाता है। दूसरा होता है सोयाबीन से, क्योंकि प्रोटीन बहुत होता है सोयाबीन में। तो सोयाबीन का जो प्रोटीन होता है, सोयाबीन मील जो होता है, सोयाबीन का आटा जो होता है, उससे भी ये एमिनो एसिड्स बनाए जाते हैं। इनका रोल ये है कि ये प्रोटेक्शन देते हैं, सेल वाल मेम्ब्रेन्स जो होती है इसको मजबूत करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। उससे एक तो स्ट्रेस कंडीशन, जो ज्यादा ठंड या ज्यादा गर्मी और इंसेक्ट अटैक, इन तीनों से ये बचाता है। और ग्रेन में प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज करता है और फोटोसिंथेसिस बढ़ाता है। तो ये जो है ज्यादा ज्यादा फायदेमंद लेग्यूम्स और सीरियल्स में होते हैं। अपने किचन गार्डनिंग की श्रेणी में लेग्यूम्स आती है, बीन्स, पी, और सीरियल्स में आता है कॉर्न। तो अपन ने जब ये इन चीजों को लगा रहे हैं तो ये अमीनो एसिड को हमें स्प्रे करना है। बाकी और दूसरे में इतना फायदा नहीं होगा, फ्लावर्स में नहीं होगा, टमाटर बैगन में नहीं होगा, मतलब इतना नहीं होगा कि जिसको सोच कर आप स्प्रे कर रहे हैं। इसको यूज करेंगे 1 ml पर लीटर में। पर चूंकि ये बायो एंजाइम है, एमिनो एसिड से, इसको हम सुबह 10 बजे से पहले और शाम को 4 बजे के बाद ये मान के चलते हैं कि टेम्परेचर किसी भी न्यूट्रिएंट को या किसी को भी एब्जॉर्ब होने में प्लांट करीब 3 से 4 घंटे लेता है, चाहे वो मेन्योर हो, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, कुछ हो। तो सुबह अगर हम करेंगे तो सूरज निकलने से पहले ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, उड़ेगा नहीं, उड़ने से पहले ये प्लांट में एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसी तरह से शाम को भी हम करेंगे तो गर्मी खत्म हो जाएगी। अब जो अभी दिल्ली में भी जो सबसे ज्यादा चिंताजनक चीज है वो फ्रॉस्ट की है। अभी फ्रॉस्ट भी शुरू होगा। तो गवर्नमेंट की जो रिकमेंडेशन है, आईसीआर ने जो रिकमेंडेशंस दे रखी है, उसके हिसाब से एक केमिकल आता है थायो यूरिया। वो करीब आधा ग्राम, 0.5 ग्राम 1 लीटर में घोल के अगर हम छिड़काव कर दें तो हम इसमें फ्रॉस्ट डैमेज से बच सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहला ध्यान तो हमें ये रखना है कि हमें प्लांट को पानी नहीं देना है, केवल जमीन को देना है या ग्रोइंग मीडिया में, पॉट में देना है। प्लांट को शावर नहीं करना है, नहलाना नहीं है। फिर पोटेशिक फर्टिलाइजेशन को हम बढ़ा देंगे, जो कि सेल वाल को मजबूत करता है, जिससे चिलिंग एनर्जी कम होगी। और अगर थोड़ा स्मोक कवर, मतलब थोड़ा थोड़ा धुआं अगर अपन कर सकते हैं, हालांकि दिल्ली में धुआं करना अलाउड नहीं है, पहले से ही बहुत धुआं हो रहा है, तो ये अपन ऐसी जगह कर सकते हैं जहाँ खेतों में या कहीं पे, जो कहीं भी अलाउड नहीं है वैसे, पर हल्का हल्का अपन शाम के टाइम करें तो भी टेम्परेचर बढ़ता है। क्योंकि सॉइल टेम्परेचर बढ़ाना है अपन को, इसके लिए क्या है, गुड़ाई भी करते हैं, होइंग करते हैं। इससे क्या होता है कि कैपिलरी मूवमेंट कम हो जाता है, तो अंदर की गर्मी अंदर रहती है, ठंडा नहीं होता। ऊपर से ठंड अंदर नहीं एंटर होगी और नीचे की गर्मी बाहर नहीं निकलेगी। तो सॉइल सरफेस को लूज करेंगे या सॉइल सरफेस को हम ढक देंगे, जिसे मल्चिंग कहा जाता है। स्ट्रा से, लकड़ी की छिलकों से, प्लास्टिक से या कोयले से, ये दोनों, ये सब चीजें अगर सरफेस के ऊपर हम डाल देते हैं तो फ्रॉस्ट से बचाव होता है। दूसरी बात, कई वीड्स जो होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि उनको लाइट नहीं मिलती, वो ग्रो नहीं करते। तो इस तरह से हमें कवर कर देना चाहिए सॉइल सरफेस को। फिर इसके बाद एक बहुत पुराने अपना है कि है ना, प्लांट को ढक दो, जैसे तुलसी को ढका जाता है कपड़ों से, ओढ़नी उड़ाई जाती है सर्दियों में। तो उसके पीछे भी लॉजिक यही है
कि अगर अपन ढक देते हैं तो ठंड उनकी कम हो जाती है, इफेक्ट कम हो जाता है। ओस या उसके ऊपर जो बर्फ गिरता है छोटा छोटा दिखता है, वो उसके ऊपर नहीं गिरेगा। तो ये बर्लैप मतलब जूट का कपड़ा हो, कॉटन का कपड़ा हो, कोई भी हो, उससे प्लांट को आप ढक दें रात के लिए और दिन में हटा दें। प्लास्टिक भी ढका जाता है, पर प्लास्टिक को भी दिन में हटा देना चाहिए। रात को अगर आप ढक रहे हैं तो कोई बात नहीं, हालांकि उससे ह्यूमिडिटी और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि केमिकल कंट्रोल, इसकी पेस्ट कंट्रोल की किस तरह से किया जाता है। तो पेस्ट कंट्रोल करने के लिए दो तरह के पेस्ट कंट्रोल होते हैं, एक तो प्रिवेंटिव और एक कंट्रोल मेजर। प्रिवेंटिव मतलब का मतलब ये होता है कि बीमारी के आने से पहले बचाव करें जिससे कि पौधों को बीमारी और कीड़े से नुकसान नहीं पहुंचे। वो हम कैसे करेंगे कि एक शेड्यूल बनाएंगे। अमूमन सप्ताह में एक बार हमको ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज करना चाहिए, क्योंकि प्राय देखा जाता है अगर कीड़ा आ जाता है तो उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे बचाव करने का एक ही तरीका है कि आप पहले से ही एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का प्लांट के ऊपर कवर रहे, तो इंसेक्ट नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो अपन मैं एग्जांपल बता रहा हूँ शेड्यूलिंग करने के लिए, और ये जो मैं आपको 4 पेस्टिसाइड बता रहा हूँ वो भी आप अपनी हिसाब से ले सकते हैं, पर उसका मेरा लॉजिक केवल एक ये है कि जैसे फर्स्ट वीक में आपने काउ यूरिन लिया, दूसरे वीक में आपने नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स लिए, तीसरे में टोबैको लीव्स। टोबैको लीव्स बहुत इफेक्टिव है। टोबे की जो पान की दुकान पे जो पाउच मिलते हैं 5 रुपए या 10 रुपए में, उनको आप 2 लीटर पानी में घोल के रख दीजिए कुछ दिनों तक। तो टोबे के लीव्स जैसिड्स और एफिड्स वगैरह के लिए, और ये जो कैटरपिलर्स आते हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। ये रिप्लेंट है, जो मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ वो रिप्लेंट है। तो आप इस तरह से शेड्यूल डिसाइड कर लीजिए, रिपीट मत करिए। काउयूरिन हर सप्ताह एक नया ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज करिए और इस तरह से फसल को बचाएं। फिर आएगा कंट्रोल मेजर्स। कंट्रोल मेजर्स का मतलब होगा कि जब एक कीड़ा आ गया है तब हम उसका कंट्रोल कर रहे हैं। अब जैसे कई तरह के कीड़े हैं, सकिंग पेस्ट में आते हैं एफिड, जैसिड्स और व्हाइट फ्लाई। ये मोस्टली इसको वायरस को भी स्प्रेड करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, कैरियर होते हैं ये। फिर कुछ लीफ फीडर्स होते हैं जो कि पत्तों को काट लेते हैं, ये अक्सर रात को आते हैं। रात सुबह आप देखते हो कि है ना, ये आपके पत्ते कटे हुए मिल रहे हैं, कीड़ा एक भी नहीं दिख रहा। तो ये मोस्टली नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स होते हैं जो रात को आते हैं। फिर कुछ बरोइंग इंसेक्ट होते हैं जो प्लांट के अंदर फ्रूट में या शूट में घुस जाते हैं। उसको कि एक्चुअल इंसेक्ट जो अपना एग लेइंग प्लांट उसके अंदर ही करता है, फ्रूट के अंदर। जब फ्रूट बढ़ाता जाता है तो अंदर इंसेक्ट भी बढ़ता जाता है और फिर वो करता है। तो बरोइंग इंसेक्ट के लिए हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है। एक बार उसमें कीड़ा घुस गया है या बढ़ रहा है तो आपके पास एक ही इलाज है कि उसको हटा दीजिए, काट दीजिए, स्टेम को काट दीजिए, जहां तक वो टनल बना लेता है उसको काट दीजिए। क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई नहीं है जो सिस्टम में जाए। इसके लिए केवल केमिकल पेस्टिसाइड ही काम में आते हैं जो सिस्टमेटिक होते हैं। तो उससे बचने के लिए हमको प्रिवेंटिव पे हमेशा ध्यान रखना है। फिर डिजीज मोस्टली 2 तरह की होती हैं। एक तो रूट विल्ट होती है जो सोइंग के टाइम हो जाती है। उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स ये होता है कि हम बोने के समय ही ट्राइकोडर्मा वगैरह यूज करें, बेविस्टिन से सीड को ट्रीट करें, नीम की खली मिलाएं ग्रेप पॉट मिक्सचर में, तो हम रूट रॉट और विल्ट से बच सकते हैं। फिर लीफ स्पॉट आता है, पाउडरी मिल्ड्यू आता है और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होते हैं। ये मोस्टली डिजीजेस होती हैं। और इन सब से ज्यादा जरूरी है, मैंने आपको वापस एक बार वापस ध्यान दिलाऊंगा कि आपको वीट फ्री सिचुएशन रखनी है। खरपतवार नहीं होने देंगे, क्योंकि ये होस्ट होते हैं कई कीड़ों के और कई बीमारियों के स्टोर्स के। तो हमें पेस्ट ये यूज नहीं करने हैं, मतलब ये अलाउ नहीं करने हैं। सबसे ज्यादा जो चीज बचाती है आपको इंसेक्ट पेस्ट से वो है आपकी डेली मॉनिटरिंग। अगर आप रोज देख रहे हैं तो आप 75% इस समस्या से, बीमारियों से और कीड़ों से बच सकते हैं। कि आपने जहां देखा, क्योंकि आपके पास क्या है,
ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है जो कि कॉन्टेक्ट फॉर्म में है, सिस्टम में नहीं है। तो जो सिस्टम में नहीं है इसका मतलब आपको तुरंत उसका, तो वी हैव टू विजिट डेली। हम रोज जाएंगे, सुबह जाएंगे या शाम को जाएंगे, पर एक बार जरूर जाएंगे और थोड़ा सा उनको पत्तों के ऊपर, पत्तों के नीचे सब जगह देख के हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा अगला कदम क्या हुआ। अगर वायरस आ गया है तो हम प्लांट को ही हटा देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सकिंग पेस्ट, मैं स्पेसिफिक जा रहा हूँ। मैं अब पहले मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ कि किस तरह से तैयार करा जाता है, मैं जानता हूँ आप ये सब जानते हैं कि नीम ऑयल कैसे यूज करना है और यूरिन कैसे यूज करना है। पर मैं अब आपको केवल ये ध्यान दिलाने के लिए कि अगर एफिड, जैसिड और व्हाइट फ्लाई आई है तो हमें स्टिकी कार्ड लगाना है, येलो वाला, और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज करने हैं, और खासतौर से जैसे काउ यूरिन, नीम लीव्स, गार्लिक और टोबैको एक्सट्रैक्ट, इन सब का यूज करके इनको रिपेल करना है। लीफ फेडर्स भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड से ही खत्म होंगे, और वीट फ्री सिचुएशन रखनी है इनके लिए भी। फिर एक जनरल विंटर्स में की प्रॉब्लम आती है स्लग्स एंड स्नेल्स की। ये धीरे धीरे जो नई न्यूली बोर्न जो पौधे होते हैं, जो अंकुर निकलते हैं, उनको ये खा जाते हैं, सीडलिंग्स को। तो इनको दूर करने के लिए हम साल्ट सॉल्यूशन का स्प्रे कर सकते हैं, बोरिक पाउडर सरफेस पे डाल सकते हैं, और कुछ प्लांट्स भी हैं जैसे फर्न्स और जेरेनियम और यूफोरबिया, ये अगर अपन थोड़ी थोड़ी दूर पे लगा देते हैं तो ये जो इसको डेटर करते हैं, तो इसमें वहाँ पे ये कीड़े नहीं आते। एक और बहुत है आसान तरीका कि लॉन में अक्सर दिख जाते हैं, तो लॉन में या कई खड्डे में एक बाउल लेके उसमें थोड़ा सा पुराना बियर को आप बाहर रख लीजिए, तो खट्टा हो जाएगा, उसमें डाल दीजिए, तो उसकी जो स्मेल होती है उससे ये इकट्ठे हो जाते हैं उस जगह में, और वो उसमें गिरते जाते हैं। तो स्नेल्स से बचने का ये बड़ा आसान तरीका है कि वो थोड़ी सी बियर डाल दीजिए, तो ये सब उसमें अट्रैक्ट होंगे, एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे 10-15 दिन में। फिर आप उस पॉट को खाली कर, मतलब एक्सचेंज चेंज करके नया बियर डाल दीजिए। क्योंकि ये एक बहुत आसान तरीका है इन स्नेल्स से बचने का। फिर एक चीज और ध्यान रखनी है, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स के जो कंटेंट होते हैं वो स्टैंडर्डाइज नहीं होते। अब जैसे कोई केमिकल का है, उसका तो स्टैंडर्डाइज होता है कि इसमें 2% कंटेंट है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, पर इसमें नहीं होता कि छाछ 10 दिन पुरानी है, 15 दिन पुरानी है, 20 दिन पुरानी है। काउ यूरिन को हम कहते हैं कि 20 दिन तक सील करके रख दो, है कोई 10 दिन की यूज कर रहा है, पर अपन को ये एक रिस्क रहता हो जाता है कई बार स्प्रे करने में कि कहीं नुकसान तो नहीं हो, कहीं जल तो नहीं जाएंगे, खासतौर से यंग लीव्स या फ्लावर्स। तो इसके लिए अपन को थोड़ा सा धीरज रख के सेंसिटिविटी टेस्ट, जैसे कि अपनी एलर्जी इंजेक्शन थोड़ा सा लगा के ये देखते हैं कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा, तो एक किसी एक प्लांट के ऊपर थोड़े से हिस्से में आप इसको स्प्रे करके एक दिन के लिए देख लीजिए, और फिर बाद में आप ये इसका काउ यूरिन का, खासतौर से काउ यूरिन की ही बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन का पता नहीं चलता है कि कितना स्ट्रांग है, तो इसको जरूर करिए। मिलीबग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो ये आपके एडिनियम हो, या चाइना रोज हो, मूड इस पे ब्रिंजल वगैरह पे भी बहुत आता है। तो उसका उपाय वैसे मैंने कई बार बता चुका हूँ मैं, फिर भी ये है कि सबसे पहले तो अगर किसी पत्ते पे बहुत सारे हो रहे हैं, उस पत्ते को आप हटा दीजिए या टहनी को काट दीजिए, पानी से बढ़िया धोइए, साबुन से धोइए उसको, और नीम ऑयल का स्प्रे करिए। फिर जो आपके पास जो अभी सैनिटाइजर है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, उसमें रुई भिगो के और उससे तने को साफ कर दीजिए। फिर उसके बाद आप जो स्प्रे कर रहे हैं ना नीम ऑयल वगैरह का, उस तने को साफ करके करिए। और एक बहुत आसान तरीका है कि निचले वाले जहां से स्टेम शुरू हो रहा है, सर, अगर आप व्हाइट ग्रीस या वेसलिन अप्लाई कर दें 1 फीट तक, तो भी ये
कीड़ा ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि ये कीड़ा जमीन में से पौधों पे चढ़ता है। या प्लास्टिक का रिबन बांध दीजिए, नीचे लपेट दीजिए, उसके चारों तरफ टेप लगा दीजिए, तो भी ये प्लांट नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इवन ये जो बड़े बड़े जो आम वगैरह के जो पौधे होते हैं, इनके ऊपर भी हो जाता है, तो उसमें भी प्लास्टिक का रिबन लगाते हैं। उसमें तो डामर लगा देते हैं, कोलतार, उसको लगा देते हैं, जिससे कि ये कीड़े ऊपर नहीं जाए। अच्छा, एक मिथ ये भी था, किसी ने कहा था कि शक्कर का सॉल्यूशन का स्प्रे करोगे तो चींटियां मिलीबग को खा जाएंगी, जबकि उल्टा है। आपको अगर किसी प्लांट में चींटियां दिख रही हैं, तो सबसे पहले आप उनके पत्तों को टटोलिए और देखिए कि क्या इसमें मिलीबग तो नहीं लग रही, क्योंकि मिलीबग का जो एक्सक्रीटरा होता है वो बहुत स्वीट होता है, और उसको खाने के लिए चींटियां आती हैं। तो अपन एक्चुअली, और चींटियां ये सोचते हैं कि चींटियां मिलीबग को खा जाएंगी, ऐसा नहीं है। तो आप इस मिथ में शुगर का स्प्रे नहीं करें कि है ना मिलीबग को चींटियां खाएंगी। अब मैं आपको कुछ नए न्यू जनरेशन के बायो पेस्टिसाइड्स बताऊंगा। अभी तक अपन बात कर रहे थे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स की, अब मैं बात कर रहा हूँ आपके न्यू जनरेशन बायो पेस्टिसाइड्स की। ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, ये एंटोमोपैथोजेनिक है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये फंजाई फंगस जो होता है वो इंसेक्ट के ऊपर स्प्रे किया जाता है। इससे क्या होता है कि उस जो इंसेक्ट होता है उसको फंगस लग जाती है, बीमारी लग जाती है। एक बीमारी कहलाती है मस्केडिन, वो इन कीड़ों को लग जाती है। आप ये जो साइड में जो तस्वीरें देख रहे हैं वो एफिड्स वगैरह की है या कैटरपिलर्स की है। इनको हमने ये स्प्रे करा तो इस तरह की ये बीमारी हुई कीड़ों को, और ये फिर कीड़े मरे। और फिर वैसे इनको और भी, जब ये जो मरे हैं, आप अगर कर सकते हो, जैसे हम लोग तो अपने एग्रीकल्चर में करा करते थे, जैसे बीटी डस्ट वगैरह का यूज किया करते थे, तो ये जो मरे हुए कीड़े होते थे, इनको हम इकट्ठा करके दोबारा हम इसका अपना खुद का वापस स्प्रे बना लिया करते थे, क्योंकि इसमें फंगस ऑलरेडी ग्रो हो चुकी है, इनोकुलम तैयार है। हर बार नहीं खरीदते, एक बार स्प्रे किया फिर इन कीड़ों को कलेक्ट करके हम दोबारा अपना स्प्रे बना लेते थे। पर ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप हमेशा नया खरीदिए। तो ये बड़ी नई चीज है। और चूंकि जैसा कि मैंने आपको किया कि फंजीसाइड का स्प्रे आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। जिस तरह से आप अपनी सब्जियां धो के खाते हैं, काटते हैं, वो उसी तरह से करिए, क्योंकि फंगस कभी एब्जॉर्ब नहीं होता है इस प्लांट के अंदर। तो ये कई तरह के कीड़ों को नष्ट करता है, लीफ कर्ल को भी ये सही करता है। तो ये करीब 5 ml पर लीटर के हिसाब से इसको काम में लिया जाता है, और इसकी कीमत करीब 350 से 500 रुपए पर लीटर मिलती है। ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि एडवर्टाइजमेंट नहीं है, पर ये बता रहा हूँ, ये मार्केट में अवेलेबल है। आप यहाँ से इस नाम से आप इसको सर्च करके मंगवा सकते हैं, और ये भी हमको सुबह या शाम को करना है। फिर दूसरा आ जाता है कि वर्टिसिलम लिकेनाइड, ये भी उसी तरह का है प्रोडक्ट। ये वाइट फ्लाई और स्पाइडर माइट्स जो सबसे नॉक्शियस होती है, जो आपको रेड माइट्स भी कहते हैं, जिनको जो भिंडी में भी आ जाती है और कई एडिनियम में भी आती है, कई वेजिटेबल्स में भी आ जाती है, वो है ना ऑर्डिनरली किसी पेस्टिसाइड से कंट्रोल नहीं होती। तो उसके लिए ये जो वर्टिसिलियम है, ये बहुत इफेक्टिव है, और ये भी हम 5 ml पर लीटर, और इसकी कीमत भी उतनी ही है, इसको हम यूज कर सकते हैं। इसका भी देखिए, अभी जो है दिख रहा है आपको एक इंसेक्ट, इसके ऊपर पूरे पे फंगस ग्रो हो गया है, और ये फिर इंसेक्ट मर जाता है। फिर एक और सबसे बुरी जो चीज है निमेटोसाइड में, इसको बुरी और भी क्यों कहूंगा कि मैंने आज तक कभी गोबर की खाद नहीं खरीदी। केवल एक बार जब मैं शुरू में जब कोशिश कर रहा था, अब जब मैंने शुरुआत करी थी, तब मैंने गोबर की खाद खरीदी थी, और उस गोबर के खाद में ये निमेटोड महाशय मेरे मेहमान बन के आ गए, और ये बहुत मुश्किल से मैं इससे बहुत परेशान हुआ। इसमें क्या होता है कि जड़ों में गांठें बन जाती हैं, और नीचे का ट्रांसलोकेशन खत्म हो जाता है धीरे धीरे। आपके तोरई की या लौकी की बेल लगेगी, बढ़ेगी, फूल फल भी आएंगे, पर कुछ समय बाद धीरे धीरे
वो सूखनी शुरू हो जाएगी, जबकि सब कुछ सही है। तो अगर अपन उसको उखाड़ के देखेंगे तो इस तरह से आपको नीचे जड़ मिलेगी जिसमें बहुत सारी गांठें होंगी, और वो प्लांट खत्म हो जाता है, और वो किसी भी मतलब तरह से ये बीमारी ठीक नहीं होती है। अब जैसे निमेटोड्स में अब ये कहा जाता है कि नीम की केक की खली डालें, ये सब डालें, है ना। पर क्या होता है कि डाल रहे हैं हम, पर हम लोग बो रहे हैं कंटेनर्स में। तो नीम जो है, नीम की खली वगैरह रिपेल करती है। इसी तरह से कुछ प्लांट भी है, जैसे मेरी गोल्ड वगैरह, ये अट्रैक्ट करते हैं। पर कंटेनर्स में अगर आपको ये कि मिट्टी में ये आ गया है, जमीन में तो ये रिपेल कर रहा है, मतलब भाग जाएगा निमेटोड। पर अब कंटेनर में कहाँ भागेगा, कंटेनर का तो कंटेनर में ही रहेगा ना। इसलिए उसको मारना जरूरी हो जाता है। इसके लिए ये निमेटिसाइड है बहुत अच्छा, एसिलोमाइसिस, इसको मैंने भी यूज करा है। और ये करीब 5 ग्राम पर लीटर पानी में इसको पॉट मिक्स में डाल सकते हैं। इसी तरह से करीब 20 किलो मैन्योर में 1 किलो इसको डाल के मिक्स करके और उसको मिट्टी में मिला सकते हैं, फिर उसको पानी दे सकते हैं। तो ये निमेटोड्स को मारने के लिए केवल एक ऑर्गेनिक तरीका ये है। अदर केमिकल्स में तो फॉरेट वगैरह भी डाल देते हैं, पर वो आप जानते हैं फॉरेट सबसे घातक कीटनाशक है। इसकी सबसे ज्यादा बदबू और सबसे ज्यादा लोंगेविटी होती है। अब बीमारियों की बात करें, पाउडरी मिल्ड्यू जिसको हिंदी में छाछिया कहते हैं, पत्तों के ऊपर, गोभी के ऊपर, कुकर बीट्स के ऊपर, इन सब के ऊपर एक वाइट पाउडरी मास्क की लेयर बन जाती है। और फिर ये इससे नुकसान क्या होता है कि आपका प्लांट का फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, धीरे धीरे पत्तियां गिरने लगेंगी, सूखने लगेंगी प्लांट। इसके उपचार के लिए हमको पहले तो पानी से धोने की कोशिश करनी चाहिए, अगर हम इसको धो सकते हैं। फिर उसके बाद वेटेबल सल्फर जो होता है, ये ऑर्गेनिक बेस्ड होता है, इसको अपन यूज कर सकते हैं क्योंकि इसको आइडेंटिफाई कर रखा है ऑर्गेनिक कैटेगरी में। तो वेटेबल सल्फर आधा चम्मच 1 लीटर पानी में घोलेंगे, या 1 चम्मच हम बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा होता है, उसको 1 चम्मच तेल में मिलाकर किसी शैम्पू के साथ मिलाकर 5 लीटर पानी में डालेंगे और उसका स्प्रे करेंगे। उससे पाउडरी मिल्ड्यू से हमें निजात मिल सकती है। दूसरी एक बीमारी जो जनरल होती है वो होती है स्टेम रोट। स्टेम रोट नीचे से ऊपर आती है, मतलब जड़ में लगेगी, जड़ में कीड़ा लगेगा या बीमारी लगेगी, उससे स्टेम रोट होता है। पौधा वाटर सोक्ड लगेगा, कुछ फंगस की वाइट वाइट ग्रोथ भी हो जाएगी। उसका कारण ये होता है कि पानी आपने ज्यादा दिया है और हवा कम है, सॉलिड है। आपकी जो कंटेनर की जो मिट्टी है वो बहुत हार्ड है, उसमें आपने गुड़ाई नहीं कर रखी कई दिनों से और पानी खट्टा हो रहा है, तो ये स्टेम रोट होता है। तो इसका इलाज कुछ भी नहीं होता है अगर इस तरह से हो रहा है, क्योंकि इसका इलाज अर्ली स्टेज के ऊपर था, जब अपन ने सीड जब अपने ट्रांसप्लांट करी तब सॉइल में ट्राइकोडर्मा वगैरह अगर अपन डालते तो शायद ये नहीं होता। पर हमें ये ध्यान रखना है कि वही उस तरह का प्लांट उस जगह पे नहीं लगाना है। लीफ स्पॉट्स जो डिजीज होती है, जिसमें जो ब्लाइट और एंथ्रेक्नोज वगैरह होती है, उसके लिए डायथोन Z78 या मैंकोजेब, उसको 0.2% घोल या लगभग आधा चम्मच 1 लीटर में घोल के उसका स्प्रे करना है। ये लीफ स्पॉट डिजीज में काम आएगा। विल्ट के लिए जो है वो मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ कि ये एक बार अगर हो जाता है तो ये ठीक नहीं होती, और उस सॉइल को ही स्टरलाइज करा जाता है। या नीम ऑयल केक और ट्राइकोडर्मा, अभी जब समर्स आएंगे जिन जगह विल्ट आ रही है उस मिट्टी को आप स्टरलाइज करेंगे हॉट समर में। ये कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, कि हम किस तरह से सॉइल सोलराइजेशन करना चाहिए। सॉरी। वायरस का कोई इलाज नहीं है, जिस तरह से अभी कोई इलाज अपन नहीं दे पा रहे हैं। और ये फैलता है इंसेक्ट वेक्टर से, एफिड से, जैसिड से, वाइट फ्लाई से। ये एक पौधे से दूसरे पौधे पे जाएंगी, एक जो इन्फेक्टेड प्लांट है उसको उससे कंटेमिनेट करेंगी। तो वायरस से बचने के लिए हम ये जो कैरियर्स हैं उनको पहले से नष्ट करना होगा।
अब एक चीज जनरली होती है, हालांकि इसका विंटर केयर से कोई नहीं है, पर अब चूंकि हमारे कई फसलें या कई सब्जियां पकेंगी, ये चाहेंगे कि उनकी सब्जियों के बीज हम रख लें, या नई सब्जियों के बीज रखें, बाजार से खरीदें या नहीं खरीदें। कई तरह के टिपिकल वो भी चल रहे हैं, जैसे सेल्फ पॉलिनेटेड क्या होता है, क्रॉस क्या होता है, देसी क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, ऑर्गेनिक सीड क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप क्या होता है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेटिंग के बीज हम अपने पास रख सकते हैं उसका, और वो उतने ही पोटेंशियल के साथ ग्रो करेंगे जितना कि उसके पेरेंट्स थे। तो इसके लिए सेल्फ पॉलिनेटिंग का मतलब कि प्लांट में ही दोनों मेल और फीमेल ऑर्गेन्स होते हैं और वो खुद फर्टिलाइज होते हैं। उसमें मोस्टली लेग्यूम्स, आपने लेग्यूम बीन्स वगैरह के फलियों के फ्लावर्स देखोगे, ये बिल्कुल ऊपर से कवर्ड होते हैं, इसके मेल और फीमेल पार्ट्स अंदर ही होते हैं और अंदर ही वो क्रॉस करते हैं खुद। तो इसलिए वो सेल्फ पॉलिनेटिंग कहलाते हैं। इसी तरह से वीट ग्रासेस में वीट और बार्ले ओट, ये भी सेल्फ पॉलिनेटिंग कैटेगरी में आता है। इसको इनका बीज आपको बाजार से हर बार लेना जरूरी नहीं है। फिर दूसरा आता है क्रॉस या ओपन पॉलिनेटिंग क्रॉप। ये अक्सर फ्लावर्स में या आपके भिंडी में सब में जिसमें फूल खुले हुए होते हैं, वो प्राय क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं। जैसे उनमें दोनों बाइसेक्सुअल भी होते हैं, सेम प्लांट पे भी होते हैं और दूसरे प्लांट पे भी इनके मेल या फीमेल होते हैं। जैसे मस्टर्ड, कैबेज, टमाटोज, ये ओपन पॉलिनेटेड है। इसमें आप इनका सीड दोबारा यूज कर सकते हैं, पर आवश्यक नहीं है कि जो पोटेंशियल जो आपने सीड ओरिजिनल लिया था, हाइब्रिड सीड जो लिया था, वो वैसा आएगा या नहीं आएगा, वो कलर आएगा या नहीं आएगा। अगर वो गोल का है तो हो सकता है वो अगली बार में लंबा हो जाए, या बीच का लंबा और गोल के बीच का हो जाता है, जिससे अक्सर लौकियों में हो जाता है। फिर देसी सीड, देसी क्या होता है? देसी वो होते हैं जो किसी रीजन में या कहीं किसी स्थान पे बरसों से उग रहे हो, उनको देसी बीज कहा जाता है, नेटिव सीड्स। पर बाजार में जो सब्जियां आ रही है ना, उनको जब वो आखिर की जब सब्जियां बच जाती है, लास्ट प्रोड्यूस लास्ट होती है, तो टमाटर छोटे हो जाते हैं, बैगन छोटे हो जाते हैं, तो उसको ये बाजार वाले देसी देसी करके बेचने लग जाते हैं। जबकि वो हाइब्रिड, कई बार हाइब्रिड बीजों को यूज करते करते उनकी जो क्वालिटी खत्म हो जाती है और जो छोटे छोटे से आने लग जाते हैं, उन्हीं को वो देसी कहने लग जाते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो अगर देसी सीड हमें चाहिए तो उस, जैसे तेलंगाना में कोई पर्टिकुलर सब्जी होती है, पालक होता है या ऐसा, या कोई बीन्स होती हैं, तो वहां से अगर अपन ने बीज लिया है तो वो ओपन पॉलिनेटेड नहीं होना चाहिए, सेल्फ पॉलिनेटेड होना चाहिए। तो हमको अगले साल नहीं लेना पड़ेगा, वरना आपको उसी जगह से हर साल वापस बीज लेना पड़ेगा। अगर आपको वो चीज पसंद आ गई, जैसे खीरे वगैरह होते हैं, कुछ लौकी होती है कि गोल लौकी चाहिए हमको, तो जहाँ पे वो नेटिव वैरायटी है, कुछ बैगन होते हैं जो कांटेदार होते हैं, कुछ हरे होते हैं, कुछ सफेद होते हैं, पर अगर वो हाइब्रिड लेंगे तो वो उनकी जो सीड दोबारा काट में लेंगे वो मिक्स हो जाएंगे। तो हाइब्रिड सीड्स से परहेज मत करिए। हाइब्रिड सीड किस क्यों क्यों बनाए जाते हैं? कि जो अच्छे करेक्टर्स होते हैं उनको, डिजायरेबल करेक्टर्स को मिक्स करके नया जो बीज बनाया जाता है वो हाइब्रिड सीड होता है। उसमें कोई नुकसान वाली चीज नहीं होती है। कई लोग ऐसा कहते हैं हाइब्रिड बीज नहीं लेना चाहिए। अभी जो जितने भी वेजिटेबल्स है वो सब हाइब्रिड ही है, देसी बहुत कम है। और देसी अगर हो गए हैं तो हाइब्रिड सीड को लगातार यूज करते रहने से उनकी जो शक्लें खराब हो गई है, उनकी प्रोड्यूस छोटी हो गई, कम हो गई है, साइज छोटा हो गया, उसी को वो देसी कहने लग जाते हैं। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि देसी या हाइब्रिड नुकसानदायक। हालांकि हाइब्रिड के लिए बस एक ही रिक्वायरमेंट रहती है कि इसको न्यूट्रिएंट की ज्यादा जरूरत होती है। अब कई बार न्यूट्रिएंट जब ज्यादा दिया जाता है तो इंसेक्ट पेस्ट भी थोड़ी ज्यादा आ जाते हैं। तो हाइब्रिड के साथ उसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से न्यूट्रिएंट और उसी के हिसाब से प्लांट प्रोटेक्शन हमें करना होगा। अब बाजार में ऑर्गेनिक सीड और मिल रहा है। ऑर्गेनिक सीड का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिक सीड जो है वो ऑर्गेनिक क्रॉप से हार्वेस्ट किया हुआ हो, तब वो ऑर्गेनिक कहलाएगा। ऑर्गेनिक जो है वो प्रैक्टिस है, कोई जाति नहीं है किसी की, या किसी की कोई क्वालिटी नहीं है। ऑर्गेनिक
ग्रोइंग ऑर्गेनिक इज ए प्रैक्टिस। तो ऑर्गेनिक बीज को लेने के लिए आप, मेरी तो ये राय होगी कि उसके लिए दुगने तिगने दाम बीज के लिए ना दें। सब्जी आप ऑर्गेनिक अवश्य लें, पर ऑर्गेनिक बीज खरीदने के लिए बिना बात ज्यादा पैसे मत दीजिए, क्योंकि आप, ये टेक्निक है ग्रो करने की, ना कि ये उसकी नस्ल है। तो ऑर्गेनिक सीड आप में ज्यादा पैसा नहीं खर्च करें तो अच्छा है, बल्कि जो सीड आपको मिल रहा है उसको आप ऑर्गेनिकली ग्रो करें। फिर आता है सीड कलेक्शन। सीड को कैसे कलेक्ट करना चाहिए। आप अपन वैसे बहुत कुछ जानते हैं कि किस तरह से करें, पर हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम सीड कलेक्ट करें। एक जैसे प्लांट ब्रीडर होता है, वो क्या चीजों का ध्यान रखता है कि जो, तो हमें सबसे पहले अपन, हमारे यहाँ जो पौधे लगे हुए हैं उसमें से 2 या 3 पौधे छांट लें, जिसमें जो हेल्दी हो, डिजीज फ्री हो और उनमें अच्छे फल आते हो। उन पौधों को आप टैग कर दीजिए, निशान लगा दीजिए, कोई टैग लगा दीजिए उसके ऊपर। फिर उसमें से उन पौधे को आपने टैग कर लिया, फिर उसके कुछ फ्रूट्स को आप टैग कर दीजिए, उन पे निशान लगा दीजिए, कुछ बांध दीजिए धागे से, जिससे कि ये हो। उसको हमें हार्वेस्ट नहीं करना है, सबसे आखिर में जब पक जाएगा तब उसको हमको लेना है। पर हमको शुरू के ही ले लेना है प्रोड्यूस, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ बीमारियां लेटर स्टेज पे आ जाती है। तो पहली हार्वेस्ट, जैसे अपन पहले जमाने में कहा करते थे कि हमें अपने अब जो फसल है उसका सबसे पहला जो फल पके वो हम भगवान को चढ़ाए, तो हमारे को बरकत मिलेगी। इसी तरह से जो शुरू के जो फल पक रहे हैं उनको हम पहले बीज के लिए रख लें, उसको न्यूट्रिशन भी उस टाइम ज्यादा मिल जाएगा। अगर आपने लेट रखा है तो आपके सॉइल मीडियम में न्यूट्रिशन भी कम होता जाएगा। तो शुरू में ही आप उन प्लांट को और उन पौधों को पहचान लें जिसके हमें बीज रखने हैं। और फिर अब जैसे मिर्च हुआ, बैगन हुआ, उसको प्लांट पार्ट के साथ तोड़ें, डंडी के साथ, पत्तों के साथ तोड़ के सुखाएं, और फिर उसको बीज निकाल लें। अब जैसे टमाटर, ब्रिंजल और चिली, इस तरह के जो बेरीज कहलाते हैं ये, इनको हम कैसे इनका बीज बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि बिल्कुल पका हुआ लेंगे पेड़ से, जो पेड़ पे ही पकाएंगे, रखा हुआ नहीं पकाएंगे, पेड़ पे ही पकाएंगे उसको हम। टमाटर, जिससे मैं उदाहरण के लिए टमाटर नाम लेता हूँ, टमाटर लिया, उस टमाटर को अपन ने छोटे छोटे पीसेस में काट कर पानी में 24 घंटे के लिए भिगो दिया। फिर उसको बीजों को, उनको पल्प को हाथ से रगड़ दिया, रगड़ रगड़ के पल्प हटा लिया और उसको पानी में छोड़ दिया वापिस। तो जो नीचे तो आपके हेल्दी सीड्स रह जाएंगे और ऊपर आपके जो पल्प है वो रहेगा। फिर उस बीजों को हम निथार के और सूरज की रोशनी में सुखा देंगे। ये देखिए, ये जो फली है उसका बीज अपने निकाल के सुखा लिया जब फली सूख गई। इसी तरह से हमने इसको काट कर दिया, जो ये खराब सीड था उसको हमने हटा दिया और अच्छे सीड को हमने रख लिया। जैसे टमाटर का मैं बता रहा था आपको, बेरीज का, इसको आपने करके पानी में निचोड़ लिया, फिर उसको निथार लिया, पल्प हटा दिया, साफ कर दिया, और फिर उसको अपन ने लिफाफे में सुखा के लिफाफे में रख दिया और उसके ऊपर नाम लिख दिया कि ये टमाटर हमने, लाल रंग का टमाटर था, गोल था या लंबा था या चेरी टमाटो था, उसकी डेट के साथ हमने डाल दिया कि इससे ये पता कि कौन से साल में हमने लगाया था। और फिर उसको हम एक कंटेनर में रख देंगे और उस कंटेनर को एक शेल्फ में ड्राई और कूल प्लेस पे रखेंगे। दूसरा वैरायटी आती है हमारे पास स्पाइनच, कोरिएंडर और एमरंथस की। एमरंथस मतलब चौलाई, धनिया। इसका जब इनके बीज जब पक जाते हैं, बिल्कुल जब ब्राउन हो जाते हैं, तब उनको तोड़ लिया जाता है, कपड़े पे सुखा दिया जाता है झाड़ के, और उसको फिर बाद में उसको ड्राई प्लेस पे या इसमें अपन राख, लकड़ी की राख मिला के भी इसको एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं।
फिर आता है हमारे पास कुकर बुट्स, ये कद्दू हुआ, करेला हुआ, लौकी, तोरई हुई। वैसे तो लौकी तोरई वगैरह तो सुखाई जाती है, बिल्कुल जब ड्राई हो जाती है तो करा जाता है, पर ये कद्दू वगैरह के लिए मुश्किल होता है। कुम्बर और कद्दू जो होता है ये एकदम ड्राई नहीं होते, लौकी लौकी जैसे, ये सॉरी तोरई जैसे और लौकी जैसे। तो इनको हम जब पक जाता है तो इनके पल्प हम निकाल लेंगे और उसको 3 दिन के लिए इसको पानी में डाल देंगे। पल्प को, ये फर्मेंट हो जाएगा। जब फर्मेंट हो जाएगा तो फिर उसके बाद उनको हम पानी में ही गुथ के उन बीजों को और पल्प को अलग कर लेंगे। फर्मेंटेशन से फायदा होता है कि ना, जो पके हुए बीज होते हैं वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं और वो कच्चे बीज होते हैं वो पल्प के साथ चले जाते हैं। और कुछ एंजाइमेटिक एक्शन ऐसे भी होते हैं कि जो अच्छे सीड होते हैं वो रह जाते हैं, उनमें बीमारी वाले अलग हो जाते हैं। तो जो बीज नीचे बैठ जाएगा वो अच्छा बीज होगा, जो ऊपर तैरेगा पल्प के साथ वो खराब बीज होगा। तो इस तरह से हम उसको निथार के उसको धूप में सुखा देंगे और उसके बाद हम किसी पेपर टॉवल वगैरह में रख के अच्छी तरह से ड्राई करके फिर उसको स्टोर करेंगे। अब अभी आपने देखा होगा कि ये जैसे ये लेडीज फिंगर का मैंने आपको बताया, ये लेडीज फिंगर में जब बिल्कुल ड्राई हो जाती है तब उसको हम तोड़ते हैं और फिर इसका बीज हम निकाल के रख लेते हैं। फिर आता है राइजोम्स एंड ट्यूबर्स, जिसमें आ जाता है अरबी, अदरक और हल्दी। ये जब उनके ऊपर के पत्ते जब सूखने लग जाते हैं तब उसको हम उखाड़ के पत्तों सहित रख देते हैं, करीब 8-10 दिन के लिए ऐसा रख देते हैं। फिर उसके बाद जब वो पूरे पत्ते सूख जाएंगे, मतलब ये रखना है आपको छाया में, तब उसको हम पत्ते वगैरह सब हटा के, मिट्टी हटा के, करीब उसको जो राइस हस्क की जो है, या तो मिट्टी ले लेंगे या चावल की भूसी का जो राख होती है उसके ऊपर उसको बिछा के रख देंगे। उसके ऊपर वापस हम नीम के पत्ते वगैरह भी रख सकते हैं जिससे कि वो खराब नहीं हो। हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ज्यादा सूखे भी नहीं, इसलिए नमी भी अपन चाहें तो एक आध बार अपन नमी भी कर सकते हैं, दे सकते हैं उनको स्प्रे करके। तो इस तरह से, या फिर आसान तरीका है जब बुआई करनी हो तो क्या होता है कि बाजार में कोल्ड स्टोरेज से सीड के लिए बीज आते हैं बाहर, जैसे अभी आ रहे हैं, आलू आ रहा है उगा हुआ। जब हल्दी का सीजन आएगा बोने का तो हल्दी आएगी, कच्ची हल्दी आएगी जो थोड़ी थोड़ी से उगी हुई होती है, जैसे कि मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ। अरबी भी इसी तरह से आएगी, प्याज भी इसी तरह से आएगी। उसी टाइम उनको लेके आप है ना अपन बुआई कर सकते हैं उनकी। आजकल ये एक और चीज चल रही है पेंसिल्स वाली, जो पेंसिल के आखिर में भी शीट बना के दे रहे हैं, शादी के कार्ड में भी बना के दे रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में भी कभी कभी कुछ हिस्सा ऐसा बीज होते हैं तुलसी वगैरह के, तो उनको भी हम इस तरह से स्टोर करते हैं। तो अब स्टोरेज कैसे करें, अभी तक तो अपने कलेक्शन किया। स्टोर करने के लिए हमें जो एयर ड्राइड स्मॉल पेपर पैकेट्स आते हैं, कागज के पैकेट्स, उसमें इनको रख के हम लिफाफे में नाम, पता, उनका नाम, डेट, मैच्योरिटी, वो सब लिख के उन बैग उसमें रख सकते हैं, उसमें कंटेनर्स में। और एक डिहाइड्रेटेड सैकेट सिलिका क्रिस्टल जेल आती है, जो कैसेट सैकेट्स आते हैं, जैसे कई बार अपन थर्मस वगैरह अपन खरीदते हैं या कुछ दवाइयों में भी वो सैकेट्स निकलते हैं, उनको भी हम यूज कर सकते हैं एज ए ड्रायर। ये मेंटेन करते हैं, इसको मॉइस्चर को रिमूव करते हैं। या फिर हम इसमें राख मिला सकते हैं या सूखी नीम की पत्तियां मिला के उसको हम रख सकते हैं। 3-4 महीने में उनको संभालते रहेंगे और फिर उसको हम फ्रीज में रख देंगे। इवन नॉट ओनली प्रोड्यूस, आपने जैसे कोई बीज खरीदा, 50 ग्राम का बीज लिया, आपको 20 ग्राम ही काम आया, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के सीड हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में ही खरीदने पड़ते हैं। या तो आप उनको शेयर करिए या फिर उसको पैक करके दोबारा आप फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीजर में रादर। मैं ऐसे ही करता हूँ, जो अच्छे क्वालिटी के बीज लेता हूँ और बचे हुए सीड को अगले साल के लिए फ्रीजर में रख देता हूँ। और जब उनको बोना होता है तो उनको आप 24 घंटे के लिए बाहर निकाल दीजिए और उसको रूम टेम्परेचर पर रख के फिर आप बुआई के काम में लें। फिर एक और होता है लॉन्गेविटी, कि किस सीड की कितनी लॉन्गेविटी है। कई बार क्या होता है कि बीज हमने खरीदा पर वो आधा ही उगा, कई बार ये
सीड इंडस्ट्री वाले भी गड़बड़ करते हैं। ये क्या करते हैं कि नई सोइंग डेट लिख देते हैं, एक्सपायरी डेट बढ़ा देते हैं, तो इसलिए हमेशा 50-60% ही जर्मिनेशन होता है। तो कुछ अपने वेजिटेबल्स के सीड हैं, जैसे ऑनियन, इसका केवल 1 साल बीज काम में आएगा, उसके बाद आपको नया लेना पड़ेगा। मतलब ये मान के चलिए हर साल फ्रेश बीज खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उनमें परसेंटेज ऑफ जर्मिनेशन काफ़ी कम होंगे। इसी तरह से भिंडी 2 साल, बीन्स 3 साल, चुकंदर और कॉलीफ्लावर्स वगैरह के 4 साल तक बीज काम में ले सकते हैं, और कुकुम्बर, रेडिश, टर्निप को 5 साल तक काम में लेते हैं। इसमें ऑयल कभी मत लगाइए, जैसे कि अपन घर में दालों में वगैरह में लगाते हैं। इससे क्या होगा कि उनका वायबिलिटी कम हो जाएगी। सूखा हुआ नीम रख सकते हैं बीजों के साथ। अब जैसे डहेलिया वगैरह हुआ, आपकी कोई भी राइजोम्स हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले भी, कि आपको किस तरह से उनको स्टोर कर सकते हैं। कि उनको कटिंग कर जो सूखने के लिए रख देंगे, निकाल देंगे, 8-10 दिन के लिए बाहर रख देंगे, फिर उसके बाद मिट्टी वगैरह सब हटा। इम्पोर्टेंट चीज क्या होगी कि उनको लेबल करना, कौन से कलर का कौन सा था, उसकी वैरायटी का नाम लिखेंगे, या फिर उनका कलर लिखेंगे। जैसे पीले रंग का फ्लावर का था, हरे रंग का था, लाल रंग का था, जिससे कि हम उनको अलग अलग दोबारा लगा सके। इस तरह से करके हम इसको कंटेनर्स में रखेंगे, या फिर एक बनाएंगे, शेड बनाएंगे रेत बिछा के, और उसके ऊपर उसको हम रखेंगे, उसके ऊपर नीम की पत्ती रख देंगे, और उसके ऊपर वापस रेत बिछा के उसको हम अगले सीजन के लिए हम स्टोर करेंगे। तो वेजिटेबल्स जो अब होते हैं, ये तो अभी तक मैंने आपको सारी जनरल बात बताई। अब स्पेशल बात बताऊंगा कि कौन से वेजिटेबल में क्या स्पेशल करनी चाहिए अदर देन रूटीन। मैं हमेशा फैमिली के हिसाब से चलता हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि फैमिली मतलब सोलनेसी में कि ये सब मेंबर्स हैं, इनमें एक से कीड़े आएंगे, एक से बीमारी आएंगी। तो अब पर एक भी बीमारी एक के भी आता है तो वो कंट्रोल मेजर उस पूरे परिवार के मेंबर्स के लिए लागू होगा। तो सोलनेसी है, कॉल क्रॉप्स है, रूट क्रॉप्स है, रेडिश, और इस तरह से लेग्यूम्स में पी और बीन्स आपके इस समय लगे हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्टेकिंग है। स्टेकिंग और साइड प्रूनिंग बहुत जरूरी है। अगर साइड प्रूनिंग हम नहीं करेंगे तो प्लांट वीक हो जाएगा, स्टेम वीक हो जाएगा, क्योंकि अपन को बहुत सारे टमाटर लेने हैं, बड़ी बड़ी शिमला मिर्च लेनी है, और वो अगर टहनियाँ कमजोर होंगी तो वो नहीं होंगे। इसलिए स्टेकिंग भी जरूरी है, और साइड प्रूनिंग से इस प्लांट की फिर हमें मैन्यूरिंग, जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक्स्ट्रा मैन्यूरिंग आपको देनी है। तो सॉरी, तो वर्मी वाश या लिक्विड मैन्योरिंग हम करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। और केमिकल फर्टिलाइजर जो सोल्यूबल है, अगर उसको हम यूज़ करना चाहें तो और भी अच्छा है। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का रेगुलर स्प्रे करेंगे। और अगर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो सोलेनेसी वाले जो टमाटर है, बैगन है, मिर्ची है, इनमें पोटेशियम की और सल्फर की बहुत ज़रूरत होती है, कैल्शियम की। तो अगर अब वैसे तो इनको बुवाई के टाइम पे हमें बोन मिल और जिप्सम देना चाहिए, पर अगर हमने नहीं दिया है तो हम जिप्सम दोबारा दे सकते हैं। ड्रेंच कर सकते हैं पानी में, 250 ग्राम जिप्सम को 5 लीटर पानी में घोल के देंगे, तो कैल्शियम की, सल्फर की और मैग्नीशियम की, इन तीनों की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, जो कि इस परिवार के सोलेनेसिस की रिक्वायरमेंट है। अब एक इसमें और आता है ब्लॉसम एंड्राइड, मतलब टमाटर का निचला हिस्सा ब्राउन या काला होना शुरू हो जाता है। वो होता है पोटेशियम की कमी से या पानी कम देने से। ये 2 कारण होते हैं उसके। तो उस कमी को दूर करने के लिए जो ये चूना मिलता है पान की दुकान पे, ट्यूबें मिलती हैं, वो उन चूने को करीब 1 या 2 ट्यूब आपने लेके 1 लीटर पानी में घोल के उसको हम, जो ही फ्रूटिंग शुरू होगी उस टाइम उसको हम स्प्रे करेंगे। ये बीमारी हैं जो आप जानते हैं, लीफ कर्ल है, लिटिल लीफ है, ये दोनों बीमारी वायरस से है। ये लीफ माइनर है, और ये फ्रूट बोरर्स है, स्टेम में भी आ जाते हैं। देखिए ब्रिंजल में स्टेम में आ जाता है तो ऊपर से कुमलाया हुआ होता है, इसका मतलब इसके स्टेम के अंदर टनल बना के इसका कैटरपिलर घुसा हुआ है। ये ब्लॉसम एंड रूट, इनका उपचार
समय पे देख के करना चाहिए। फिर आ गया कद्दू, ये सॉरी गोभी कुल के, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ये सब इसी परिवार में आएंगे। कैबेज। इसमें डिस्टेंस बहुत जरूरी है मेंटेन करना। एक तो हमको डिस्टेंस मेंटेन करना है, अगर अपन नहीं कर पाए हैं तो हमें इसको दूर दूर पत्तों को कम कर देंगे, जो आपस में एक दूसरे से अड़ रहे हैं उन पत्तों को हम कम कर देंगे, जिससे कि जमीन को भी धूप जानी चाहिए और प्रॉपर सनलाइट मिले। पेस्टिसाइड्स का हमें यूज करना है, पर इसमें शैम्पू मिलाना बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी वैक्स लेयर होती है, इसलिए पेस्टिसाइड का स्प्रे करें तो इसमें शैम्पू या वीक साबुन इसमें मिलाए, पुराने पत्ते हटाते जाएं, जो मैच्योर लीफ है नीचे से उनको हटाते जाएं। और एक फूल गोभी वगैरह में ब्लांचिंग करते हैं, ब्रोकली में, फूल गोभी में स्पेशल तरह पे इसको ब्लांचिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि ऊपर के पत्ते को आप मोड़ के बांध दीजिए, तो उनकी जो सफेद है वो पीले नहीं पड़ेंगे और कुछ एफिड्स आ जाते हैं, वो उस एफिड से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये चूंकि मेरे पास एक प्रॉब्लम आई थी तो मैंने इसको ये बनाया था। किसी ने पूछा था कि मेरी गोभी क्यों पर्पल होने लग गई है, तो पर्पल होने के पीछे बोरॉन की भी डेफिशिएंसी होती है, तो इसके लिए हमें बोरेक्स पाउडर हम का स्प्रे करते हैं, बोरेक्स का। अब जैसे मैंने इसको कैटेगराइज किया, 4 तरह के मैंने, 4 तरह का जो डिस्कलरेशन होता है वो इसमें अक्सर देखा जाता है कि किस किस तरह का। ये देखिए, अगर ये गोभी के ऊपर थोड़ा सा ब्लैक निशान है, ये रगड़ने से भी आता है और ये डैमेज हो जाता है थोड़ा बहुत, ट्रांसपोर्टेशन में भी, जो अपन बाजार से लाते हैं उसमें भी देखते हैं कि बोरियों में भर के लाते हैं। या फिर थोड़ा बहुत फंगस हो तो उसके कुछ कोई बात नहीं है, उसको आप रिमूव कर दीजिए और आप उसको खाने के काम में ले सकते हैं। या अगर छोटा है तो उसको अपन कवर कर सकते हैं पत्तों से, या और भी पत्तों से कवर नहीं करना चाहे तो नीचे के 1-2 पत्ते तोड़ के उसके ऊपर ढक दें, तो भी काफी हद तक वो इसका कलर है मेंटेन हो जाएगा। अब ये जो दूसरा जो आया है फिगर, इसमें भी अगर ये जो ब्राउन है ये इसी वजह से है, इसमें बोरॉन की डेफिशिएंसी है, तो बोरॉन को हम इसमें देंगे। बोरॉन के लिए हम उसका करीब बोरेक्स जो मिलता है वो 1 चम्मच बोरेक्स को 4 लीटर पानी में घोल के उसका छिड़काव करेंगे। पर ये सब कब होगा? जब आप खुद विजिलेंट होंगे, आप देखते रहेंगे, फूल आया आपने देखा, चेक करा, है ना, तो और आपने उधर टमाटर में अगर दिख रहा है तो आपने कैल्शियम का छिड़काव कर दिया, और इसमें ये ब्राउनिंग होने लग गई है, ठंड से भी होती है हालांकि, पर ये अगर इस तरह से ब्राउनिंग हो रही है, पूरे में फैल रहा है, तो उसका मतलब बोरेक्स की कमी है, तो आपको बोरेक्स का स्प्रे करना है। इसमें ये लिक्विड जो है सीवीड एक्सट्रैक्ट का भी बड़ा अच्छा रोल है, वो भी अपन स्प्रे कर सकते हैं। फिर ये पूछा गया था कि खाने योग्य कौन सा है, तो ये जो पहले, दूसरा, तीसरा जो है, आप को उसको सूंघ के देखना चाहिए। अगर उसमें स्मेल खराब नहीं आ रही है, इसका मतलब इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसको खाने के में आप इसको खाने के काम में ले सकते हैं। पर अगर ये चौथा है जो बैक्टीरियल जिसमें डिजीज आ जाती है इसको, तब हमें खाने योग्य नहीं है, तो इस तरह के पौधे को हम को निकाल देना चाहिए, इनके पत्ते भी काम में नहीं लेने चाहिए और खाद में भी काम में नहीं लेना चाहिए। ये देखिए, ये वाला फोटो है जिसमें पत्तियां हमने रिबन से बांध दी, धागे से बांध दी, और इसको ब्लांचिंग कहते हैं। रूट क्रॉप्स की बात करें कि मूली और गाजर की, अक्सर तो कीड़े जो लगते हैं, एक तो इनमें पॉपुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इनका जो सोइंग करी जाती है वो बिखेर के बीच या लाइनों में करी जाती है, पर सीड टू सीड डिफरेंस नहीं रखा जाता है, तो इसमें एक बार अपन को करना पड़ता है थिनिंग। तो प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करिए, जो निकाल रहा है आप जल्दी निकालेंगे तो ये फायदा होगा कि ना, जो प्लांट लगे हुए हैं उनकी ग्रोथ पे फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर आप देर से निकालेंगे तो वो फिर भी पतले रह जाएंगे, हालांकि बढ़ेंगे तो सही,
पर जितनी जल्दी हो सके, मतलब 5 से 7 लीफ स्टेज के ऊपर ही अपन को पॉपुलेशन मेंटेन कर देनी चाहिए। एक ये गाजर में एक प्रॉब्लम आती है फॉर्किंग की। अभी कुछ दिन पहले किसी ने डाला भी था मेरे को, अनीता मैडम ने, तो उसमें क्या था कि उनको ये प्रॉब्लम थी कि ये 2-3 कारण इसके हो सकते हैं। एक तो सीड खराब हो सकता है कि शुरू में आ गया। दूसरा, ये जो नीचे जो फिंगर्स जो बन जाती है, मतलब गाजर बनी है पर उसको नीचे फिंगर्स बन गई बहुत सारी। इसके पीछे कारण होता है या तो नीचे कोई कंकड़ पत्थर आ गए, या फिर उनकी डेप्थ कम है। इस वजह से भी ये फॉर्किंग हो जाती है। फिर मिलीबग का अटैक आता है, कैटरपिलर्स का अटैक आता है। और एक क्लब रूट जो आपको सबसे नीचे दिखाया है मैंने, ये होता है उससे क्या, निमेटोड से। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये निमेटोड्स अगर होता है तो इस तरह से ये शलजम में क्लब रूट फॉर्मेशन हो जाता है। मटर, लेकिन उसके नाम पे अब आप मटर्स और बीन्स ही हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप स्टैकिंग करें, 30 सेंटीमीटर का रखें। स्टैकिंग करेंगे, जमीन में फलियां टच नहीं होंगी तो आपके अच्छी आएगी। कंटेनर्स में मैं तो किचन गार्डन में इसको, क्योंकि मेरे पास स्पेस लिमिटेड है, तो मैं मटर नहीं लगाता हूँ। कारण ये है कि एक प्लांट में 7-8 मटर आएंगे, मुश्किल से 20 प्लांट भी मैं अगर लगाता हूँ तो बहुत कम मटर आती है। इसलिए मैं किचन गार्डन में, क्योंकि लिमिटेड स्पेस में, इसको मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि इतना प्रोड्यूस नहीं मिलता। इसकी जगह अब मैं 20 टमाटर के पौधे लगाऊंगा तो मेरे को ज्यादा प्रोड्यूस मिलेगी। तो इसमें जो मोस्टली जो सबसे ज्यादा आता है वो आता है व्हाइट पाइड्री मिल्ड्यू, जो आप नीचे देख रही हैं, फलियों के ऊपर सफेद सफेद पाउडर आ जाता है। ये सबसे ज्यादा बीमारी आती है। इसके लिए मैंने आपको जैसे बताया कि वेटेबल सल्फर का अपन स्प्रे कर सकते हैं। बटर मिल्क को 4 लीटर पानी में घोल के, 1 लीटर बटर मिल्क को 4 लीटर पानी में घोल के इसका स्प्रे कर सकते हैं पत्तों के ऊपर और पत्तों के नीचे। या फिर बेकिंग सोडा, 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच वेजिटेबल ऑयल और 1 ml लिक्विड सोप मिलाकर 5 लीटर पानी में घोल कर इसका स्प्रे करेंगे। ये पाउडर मिल्ड्यू भिंडी में भी आएगा आए, और ये आपके लौकी तोरी में भी दिखने को मिलेगा, और मटर में तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब हम फ्लावर्स की बात करते हैं। विंटर्स में फ्लावर्स का क्या मतलब हुआ, क्योंकि दूसरे सीजन से सबसे ज्यादा सुंदर हमें फ्लावर्स, कई तरह के फ्लावर्स हमें विंटर में मिलते हैं। इसमें एनुअल और पेरिनियल भी होते हैं। एनुअल प्लांट्स जो होते हैं वो समर्स में अपना ग्रोथ साइकिल पूरा करके विंटर्स में अपना फ्लावर और फ्रूट्स देते हैं। तो ये होता है। इसके लिए हमें जरूरत है स्टेकिंग की, प्रूनिंग की, डिश शूटिंग की, जिससे कि उनको प्रॉपर शेप मिले, फ्लावर का प्रॉपर साइज आए, और पानी कम देना है। पर मैन्योर रिक्वायर्ड फास्फोरस और पोटेशियम की हमें ज्यादा देनी है, तो वो हमें सप्लीमेंट करना होगा। ठंड से बचाना है और इंसेक्ट पेस्ट से भी बचाना है। फिर कुछ प्लांट्स अपने डोरमेंसी में भी जाते हैं, उनका भी स्पेशल केयर की जरूरत होगी। और हमें ट्यूबर्स और सीड का कलेक्शन इसी विंटर्स में करना है। जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा जो मैं बता रहा हूँ फ्लावर्स, वो है रोज, डहेलिया, एडेनियम, क्राइसेंथेमम, कार्नेशन, क्रिसमस प्लांट और विंटर सीजनल प्लांट्स फ्लावर्स। सबसे इम्पोर्टेंट बात, पानी। कम पानी ज्यादा पानी, पर हम हमेशा ज्यादा पानी देके, जितने पौधे अपने अक्सर मरते हैं वो ज्यादा पानी से देने होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम अपने गमले में या मिट्टी में अपनी उंगली को घुसा के देखें, 2 इंच तक, अपने 2 पूर्वे तक अगर सूखा है तभी हम पानी दें। इस वजह हम पानी को स्किप कर जाए। मेरे और मैं तो सबसे आसान तरीका ये समझता हूँ कि जब आप सुबह रोज जा रहे हैं तो सुबह तो क्या होता है, हर प्लांट फ्रेश दिखता है, क्योंकि विंटर्स में ओस भी पड़ती है तो उनको पानी मिल जाता है। आप शाम के टाइम जाके देखिए 5 बजे, जो पौधे कुमलाने से दिखें आपको, मतलब वो कहलाती है टेम्परेरी विल्टिंग। तब उसको पानी दो आप, तो आपको बहुत अच्छा ग्रोथ और फ्रूट मिलेगा। जो जो शाम को मुरझा रहा है पौधा, उसको आप पानी दो तो आपको प्रॉपर पानी का सप्लाई होगी। मैं तो ऐसे ही करता हूँ कि मैं इवनिंग में जाके देखता हूँ, जो कुमला रहा है उनको देता हूँ, और जो बिल्कुल दुरुस्त है पौधे, स्वस्थ हैं, उनको पानी नहीं देता हूँ। तो ये एक आसान तरीका है
एक तो आप 2 इंच जमीन में आप उंगली घुसा के देखिए, अगर वो सूखी हुई है तो पानी दीजिए, वरना मत दीजिए। आपके जो कंटेनर्स है उसमें ड्रेनेज होल होना चाहिए अच्छा, नहीं तो रूट रोट हो जाएगा। ये आप सब चीज अच्छी तरह से जानते हैं और करते भी हैं, पर क्या होता है कि अपन कई बार सब अपन को कैटेगराइज अपने छत के ऊपर या अपने गार्डन में कैटेगराइज कर लीजिए, ये ज्यादा पानी वाले पौधे एक तरफ लगाइए, कम पानी वाले पौधे एक तरफ लगाइए, बिना पानी के वाले पौधे एक तरफ लगाइए। तो ये गलतियां कम होती है, क्योंकि कई बार अपन पानी नहीं देते, आपका माली पानी देता है, तो माली को आप बता सकते हो कि उस कॉर्नर में तेरे को पानी नहीं देना है, इसमें केवल मैं ही दूंगी, तू ही नहीं देगी, तू नहीं देगा, तब हम पौधे बच जाते हैं। फिर टेम्परेचर वेरिएशन, डे और नाइट का टेम्परेचर वेरिएशन होता है। फिर कुछ इंडोर प्लांट्स का भी चक्कर होता है, क्योंकि जो विंटर्स में जो इंडोर में रखे होते हैं, तो क्या होता है गर्मियों सॉरी सर्दियों में हम हीटर चला लेते हैं, खिड़कियां बंद कर लेते हैं, तो इससे अलग टेम्परेचर उनका हो जाता है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। प्लांट्स न्यूट्रिएंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स अगर हम देंगे तो वो यूटिलाइज नहीं होंगे, और यूटिलाइज नहीं होंगे तो पौधों को नुकसान पहुंचेगा, बीमारी होंगी। और मल्च अपन यूज कर सकते हैं, जैसे वो घास पत्ते हो गए, प्लास्टिक शीट हो गई, और हुइंग हुइंग बहुत जरूरी है होती है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि होइंग करने से, गुड़ाई करने से एक पानी को आप बचा लेते हो, क्योंकि नमी को वो अंदर कंजर्व करके रखता है। ये आपके सीजनल फ्लावर्स हैं जो विंटर में ही बोए गए हैं, और विंटर में ही उनकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाएगी। विंटर केयर फॉर इंडोर प्लांट्स में एक तो अपन को ये ध्यान रखना है कि डस्टिंग वगैरह नहीं रहो, पत्ते के ऊपर डस्टिंग नहीं हो, और एक ड्राई ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है सर्दियों में, और खासतौर से इंडोर प्लांट्स में। तो क्या होता है कि ऐसा करा जाता है कि कुछ पानी के वेसल्स रखे जाते हैं, या जैसे लिलीज वगैरह हुई जो पानी में लगाई जाती है, उनको भी रखा जाता है। उससे क्या होता है कि मौसम में इसमें माइक्रो क्लाइमेट में नमी बनी रहती है। तो वो बहुत जरूरी है कि पानी का अपन कोई वेसल अपने प्लांट्स के इकट्ठे करके ऐसे रखें जो एक साथ इकट्ठे करें, और उसमें एक बीच में एक पानी का टब जैसा रखते हैं, तो उससे ह्यूमिडिटी बनी हुई रहेगी। गुलाब में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दो आती हैं मेरे हिसाब से, एक तो डायबैक की और दूसरी पाउडरी मिल्ड्यू की। तो इसके लिए प्रूनिंग हमने करी अक्टूबर से दिसंबर के लिए, इसमें हम प्रूनिंग करते हैं। तो जो डिजीज प्लांट और पुराने जो स्टेम है और जो अनप्रोडक्टिव शूट है उनको हम रिमूव कर देंगे, और उसको हम प्लांट को जो कट पोर्शन है उसको हम बचाएंगे। अब डाई बैग में आप जैसे नीचे वाले फोटो में देख रहे हैं, जैसे काला काला हो रहा है, सूख रहा है, ये जनरली इसका एक कारण एक और होता है कि हमने उसको मैन्योरिंग ज्यादा देर तक कर दिया। सितंबर के बाद हमको मैन्योरिंग रोक देनी चाहिए, पर अगर हमने दी है तो ये पौधे यूज नहीं कर पाते, और ये धीरे धीरे से ये डंडियां इनकी सूखनी शुरू होती है। तो इन डंडियों को हमें काटना है, और उसके ऊपर हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का अरंडी के तेल, जो केस्टर का जो ऑयल होता है उसमें मिला के उसका पेंट कर, स्टेम्स के ऊपर पेंट कर देते हैं। कॉपर ऑक्साइड मिलता है बाजार में। वैसे तो बोर्डेक्स बनाया जाता है, पर बोर्डेक्स बनाना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिलता है, CuCl2 के नाम से, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। तो उसको हम अरंडी के तेल में या अलसी के तेल में इसका पेस्ट बना के अपन इसको पेंट कर देंगे, तो ये जो ड्राईनेस है वो डीके खत्म हो जाएगा। देखिए डीके में स्टेम इस तरह से हो जाता है। तो इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि अगस्त के बाद हमको फर्टिलाइजेशन नहीं करना चाहिए, पानी कम कर देना चाहिए, और इस तरह से जो सूखे पौधे होते हैं, जो सूखी डंडियां होती हैं, उनको हटा। इसमें जो मैंने आपको बताया गुलाब में कि कट कट पोर्शन के ऊपर अपन को कुछ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगाना चाहिए, इसी तरह से एडिनियम की भी प्रूनिंग हमने अभी करी है या करेंगे। तो एक तो एडिनियम की हर साल प्रूनिंग नहीं करनी है, 2 साल में एक बार, क्योंकि बहुत स्लो ग्रोइंग है। अब आप ये देखिए जो सबसे ऊपर वाला जो मैंने पिक दिखाया है, उसमें 2 कलर आपको देखने हैं, एक तो ग्रीन कलर और एक ग्रे पार्ट एक डंडी में। तो जो ग्रे पार्ट है उसके ऊपर से अपन को कटिंग करनी है,
ग्रीन पार्ट हमारे को नहीं रखना है, जब भी हमको अच्छे फ्लावरिंग और ब्रांचिंग मिलेगी, क्योंकि मैच्योर पार्ट है। तो अपन को प्रूनिंग अपन किस लिए कर रहे हैं? ज्यादा फ्लावरिंग के लिए और उसको बेटर साइज देने के लिए, शेप देने के लिए। और जो कट पोर्शन है उसके उसके ऊपर हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अरंडी के तेल मिला के लगा सकते हैं, दालचीनी का पाउडर लगा सकते हैं गोंद में मिला के, या नेल पॉलिश और या फेविकोल से भी उसको हम कट पोर्शन को हम सील कर सकते हैं। और हमें प्रूनिंग के बाद कुछ दिनों तक पानी नहीं देना है। स्टेकिंग करना है फ्लावरिंग में। डेलिया में जो होता है फ्लावर 90 से 100 दिन बाद होते हैं, मतलब करीब मिड जनवरी और फरवरी में फ्लावरिंग शुरू होती है, जो अप्रैल तक रहती है। तो जो फूल सूख गए हैं उनको अपन को हटाने हैं, और सेंसिटिविटी से बहुत है, इसका ध्यान हमें रखना है। जैसे जमीन में पानी देना है, शाम के टाइम स्मोक करना है या गुड़ाई करनी है, वो सब हमें ध्यान रखना है। और एफिड्स वगैरह के लिए हमको मोनोक्रोटोफास या मेटासिस्टॉक्स, इसका हमें अप्लाई करना है, कि इसमें तो हम केमिकल कर सकते हैं, जो क्योंकि इन केमिकल्स का इफेक्ट ज़्यादा समय तक रहता है। फिर पिंचिंग, मतलब जब प्लांट 30 सेंटीमीटर हाइट पे हो जाता है तो इसको ऊपर का अपन एपिकस तोड़ देते हैं, जिससे कि ब्रांचिंग ज़्यादा हो। और अगर अपन को सिंगल फ्लावर वाला ही डहेलिया रखना है तो हम उसका पिंचिंग नहीं करेंगे, बल्कि साइड वाली ब्रांचिंग हटाएंगे। स्टेकिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पौधे बहुत अच्छे, इसका पौधे का फूल भी बहुत भारी होता है और स्टेम भी काफ़ी भारी भारी बड़े बड़े पत्ते होते हैं, इसलिए स्टेकिंग और डी शूटिंग ये सब बहुत आवश्यक है। डहेलिया में जो बीमारी आती है, जिस सनेल आते हैं, फिट्स, इन सब का उपाय मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस तरह से ये बीमारी आती है। कार्नेशन की अगर हम बात करें तो कार्नेशन दो तरह का होता है, वेराइटीज, एक तो स्प्रे टाइप, एक स्टैंडर्ड टाइप। इसमें भी डहेलिया की तरह से हम पिंचिंग करते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ पिंचिंग बहुत इम्पोर्टेंट है स्टैंडर्ड कार्नेशन में। वो 3-4 तरीके से सिखाई जाती है कि 2+4 की करते हैं, 2+6 की करते हैं, इसी तरह से डबल पिंच करते हैं। तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है, आप जिस तरह से आप सुंदरता रखना चाहती हो उस तरह से इसकी पिंचिंग करके फ्लावर बेड को आप शेप दे सकते हैं। ये देखिए, ये बट का लेटरल बट आपने हटाई, जिससे कि सिंगल फ्लावर आए। और ट्रेलिंग बहुत जरूरी है कार्नेशन के प्लांट पे, स्टेकिंग और ट्रेलिंग। एसेंथिमम में इसके फ्लावर नवंबर से दिसंबर में आते हैं, पर इसके रूट सकस निकलते हैं जनवरी टू फरवरी में। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि जो रूट सकस जो निकले हैं उसको हम सेपरेट आउट कर देंगे फूल काटने के बाद, और इस तरह से अलग पॉट्स में लगा देंगे और इसको संभाल के रखेंगे, क्योंकि इसमें फ्लावर तो अगले साल ही आएंगे। क्रिसमस ट्री, अभी क्रिसमस गया इसलिए मैंने इस प्लांट को, ये हो सकता है कुछ लोगों ने क्रिसमस प्लांट खरीदा हो, या जिनके पास प्लांट है उनको अक्सर कुछ ना कुछ शिकायत रहती है कि हमारा सूख रहा है, गिर रहा है, ब्राउन हो रहा है, ये हो रहा है। तो मैंने इस क्रिसमस प्लांट को स्पेशली लिया। इसकी कुछ खासियतें हैं, कुछ रिक्वायरमेंट है कि इसको एसिडिक सॉइल चाहिए, वैसे सबको चाहिए, पर इसमें विशेष तौर पे ध्यान रखना हुआ कि इसमें, और एसिडिक सॉइल कैसे बनाएंगे हम? ऑर्गेनिक मैन्योरिंग से, काउ यूरिन ड्रेंच करके या एप्सम साल्ट डाल के, इस तरह से प्लांट में, सॉइल में अपन ये चीजें करके एसिडिटी इंक्रीज कर सकते हैं। और ये ससेप्टेबल प्लांट है ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी के, और इसको डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा पसंद नहीं, कि आप है ना ज़्यादा ठंड में ले जा रहे हो, छाया में ले जा रहे हो, या शेड में लगा जा रहे हो। इसलिए अगर जहाँ ये चल रहा है अच्छा, इसको बिल्कुल डिस्टर्ब मत करिए, जहाँ लगा हुआ है वही सही है। अपनी घर की सुंदरता के हिसाब से आप, अगर आप उसको शिफ्ट करते हैं तो ये आप एक रिस्क लेते हैं। इसलिए अगर ये कहीं पे चल रहा है तो उसको चलने दीजिए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव प्लांट है, डिस्प्लेसमेंट से भी बुरा मान जाता है ये। इसमें मिड डे सन, मतलब दोपहर तक धूप आए ऐसी जगह रखना है, खिड़की के पास रखना है। और लो टेम्परेचर अगर हो रहा है तो ह्यूमिडिटी कम हो रही है तो इसके पास में आपको एक वाटर वेसल भी रखना है,
ज़्यादा पानी भी नहीं देना है और कम भी नहीं देना है, क्योंकि जो ब्राउनिंग ऊपर के लीफ की होती है इसमें, वो उसका कारण कम पानी या ज़्यादा पानी होता है। और नीचे के पत्ते अगर सूख रहे हैं, ब्राउन हो रहे हैं, वो उसकी मैच्योरिटी के हैं, वो नॉर्मल फीचर्स है। फिर इसका गमले आपको हर साल आपका इसका पॉट अप पॉट करना पड़ेगा, मतलब 12 इंच में लगा रखा है तो 14 इंच में लगाना पड़ेगा। एक चीज और देखी गई है कि अगर ये खिड़की के पास ऐसी जगह रखा है तो एक तरफ के तो आपके जो टूवर्ड्स खिड़की को जो फेस कर रहे हैं वो पत्ते तो एकदम सही रहते हैं, डालियां सही रहती है, तो पर पीछे के पत्ते जो होते हैं वो मुरझाने लगते हैं या ये लेगिंग हो जाती है या लटकने लग जाते हैं। उस केस में हमको जहां रखा हुआ है वहीं रखे हुए प्लांट को गोल घुमा के पीछे का पोर्शन आगे कर देना चाहिए। तो ये रोटेशन भी मांगता है, इसलिए इस प्लांट के कुछ नखरे ज्यादा ही हैं। तो मेरे आज के वेबिनार तो यहाँ समाप्त हो गई। अब मेरी जो नेक्स्ट वेबिनार है उसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि जो नेक्स्ट जो वेबिनार है वो कवर करेगी सीजन जनवरी टू मई, मतलब स्प्रिंग सीजन का। इसमें मैं एक वेबिनार में वेजिटेबल्स लूँगा, दूसरे में फ्लावर्स लूँगा, और फिर फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्रिंग सीजन में, क्योंकि स्प्रिंग सीजन में उनकी मैन्योरिंग करी जाती है, एक साल में एक ही बार मैन्योरिंग करती है। इस सब के बारे में मैं आपको अगले महीने जो सुटेबल डेट होगी उसमें बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, आपने मेरे को समय दिया और मेरे को सुना। अब मैं चाहूंगा कि सबको अब आप सबको म्यूट कर दें। श्रद्धा, हाँ अनम्यूट कर दिया हेलो, सर, अनम्यूट कर सकते हैं सर। म्यूट कर दीजिए सबको। अब किसी को कुछ पूछना है या चैट में तो किसी ने कुछ लिखा नहीं है। हाँ जी, जितना मेरी जानकारी में मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको बता पाऊंगा, अगर नहीं बता पाया तो मैं आपको बाद में ग्रुप में जरूर बताऊंगा। बताइए, पूछिए। कुसुम जी, मेरा वेबिनार कैसा लगा आपको? Very nice. हाँ, हाउ वाज द इंफॉर्मेशंस? Informative, sir. अच्छा था। योगेश जी, आप तो खुद ट्रेनर हैं। नहीं बढ़िया है, रिवाइज हो जाता है सर, रिवाइज बहुत बढ़िया होता है। रिवाइव से आपको नया भी हाँ जैसे आप कुछ धनिया धनिया का ही ले लीजिए, है ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है। अब जिसको प्यार है इस सब्जेक्ट से वो तो बार बार चाहेगा, है ना, अच्छा लगता है। चलिए, आपके जब क्लासेस हों उसका आप मेरे को भी मौका दीजिए, मेरा सौभाग्य होगा जितने आई लोगों विल से। इनवाइट यू एज ए गेस्ट, आई विल इनवाइट यू एज ए गेस्ट। और भी किसी को कुछ पूछना है, बोलना है तो बताइए। सर आई हैव अ क्वेश्चन, स्मॉल हाँ क्वेश्चन। हाँ जी, वो जैसे आपने बताया सोलेशियस प्लांट्स, ये टोमेटो, चिल्ली एंड इसमें हाँ हाँ। जिप्सम और लाइम दोनों में डिफरेंस है? दोनों में क्या कैल्शियम और सल्फर दोनों में मिल जाएगा कि नहीं? कैल्शियम की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है, वो भी आप जब दीजिए जिप्सम से तो दोनों ही मिलेगा। देखिए, जिप्सम में है कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, तो सल्फर की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा तो ब्लॉसम एंड नहीं आएगा, प्लांट का स्टेम बहुत मजबूत होगा। मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फोटोसिंथेसिस का, तो मैग्नीशियम अगर हम अपन उसके थ्रू दे रहे हैं तो शुरू से ही प्लांट को स्ट्रेंथ और डायमीटर एक्लुमेशन कहना चाहिए, या अच्छा फूड मिलेगा। तो आप जिप्सम का यूज करना शुरू कर दीजिए। इसी तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि फास्फोरस के लिए प्रोम बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। उसको भी कुछ आप अपने आदतों में डाल रहे हैं अपन कि अब नए जो क्रॉप्स लगाएं, जो नया सीजन में लगाएं, उसमें अपन को जिप्सम यूज करना है, प्रोम यूज करना है, सॉइल के अंदर अपन को ट्राइकोडर्मा डालना है जिससे विल्ट की प्रॉब्लम नहीं हो। ये सब चीजें अपन को अपनी प्रैक्टिस में रखना है, अब शुरुआत में करना है। जो अभी तक अपन जो ट्रेडिशनल कर रहे थे वो बहुत अच्छा था, पर अपन उन सबको इम्प्रूव करना चाहिए और ये यूजफुल चीजें अपने किचन गार्डनिंग में काम में लेनी चाहिए।
और बताइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। हेलो सर, कौन बोल रहा है? मैं राधिका बोल रही हूँ सर। हाउ आर यू? हाँ, वेरी फाइन। आप मेरे को दिख नहीं रही थोड़ा। सॉरी सॉरी, हाँ जी, मैंने कैमरा नहीं ऑन कर रखा। मेरे को जी पूछना था जी, एक तो पोटाश होता है ना जी, वो रेड कलर का। म्यूरेट ऑफ पोटाश। हाँ जी हाँ जी, वो जी कैसे डालें कि फूलों में यूज म्यूरेट करना ऑफ चाहिए? पोटाश देखिए, म्यूरेट ऑफ पोटाश तो जो होता है वो अक्सर खेतों में डाला जाता है। हालांकि अच्छा वो जी। वाटर सोल्यूबल है। उसी का सप्लीमेंट मैंने आपको बताया था कि इफ्को ने जो पोटाश निकाला है, एक हाँ एक जी वो वाटर सोल्यूबल है, उसको आप यूज कर सकती हैं। जिसमें मैंने आपको कुछ फॉर्मुलेशन भी बताए थे। अभी आप इसमें मैं रिकॉर्डिंग में भी देख लेंगे आप, वो आपको जी मिल जी, जाए। तो कुछ फॉर्मुलेशन, पोटाश इज वेरी गुड फॉर द रिप्रोडक्टिव। पोटाश और फास्फोरस हमें अवश्य अलग से देना है। ठीक है सर, ठीक है जी, बस ये पूछना था। मेरे पास ना पड़ा है, इसलिए मैंने सोचा मैं उसको यूज कर लूँ पानी में घोल के लीजिए तो पानी, क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो फास्फोरस जो होता है वो वाटर सोल्यूबल नहीं होता है। जी नाइट्रोजन और जी पोटेशियम वाटर सोल्यूबल होता है। इसलिए जो इफ्को के जो फॉर्मुलेशन है फास्फोरस के, वो वाटर सोल्यूबल है। जी जी, मैं समझ गई सर। ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच जी। और किसी को कुछ पूछना तो बताइए। हेलो, हाँ जी सर। और बात है तो आप ग्रुप में डालिए। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। नाम बताइए। सर संतोष बोल रही हूँ। हाँ, संतोष। हाँ जी सर। संतोष कुमार, आप रिसर्च स्कॉलर हैं। यस सर, आई एम PhD स्टूडेंट सर। किसमें, एग्रोनॉमी में किसमें कर रही हैं आप? नो सर, नो सर, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए। हाँ जी सर। सर एक्चुअली हमारे यहाँ पे घर पे मैंने भी एक छोटा सा किचन गार्डन बनाया हुआ है। वेरी गुड। सर उसमें हमने ब्रिंजल लगाया हुआ है, तो उसमें सर वाइट फ्लाइज की बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है। और सर उसमें एक इंसेक्ट होता है, स्टेम के अंदर ही वो ग्रो करता है, अंदर से फिर वो फ्रूट में आता है। और रेड कलर का इंसेक्ट है सर, वो बहुत प्रॉब्लम है उसकी। हमने उस पे बहुत बार ट्रीट भी किया है, फिर भी उसकी प्रॉब्लम मतलब वो अच्छा नहीं हो पा मैडम, रहा है ठीक। एक तो मैंने कुछ फोटो दिखाई थी ब्रिंजल की, आपने देखा था हाँ ना हाँ जी सर, मैंने एक बार जिसमें देखी वो थी। ऊपर से वो ड्रूपिंग हो रही थी लीव्स की। हाँ जी ब्रिंजल सर, बिल्कुल। का मतलब उसके अंदर स्टेम में कीड़ा घुसा हुआ है, टनल बना हाँ रखी जी। है उसने। हाँ और सर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप ऑर्गेनिक पे ही हाँ जी, हाँ जी। केवल प्रिवेंटिव कर सकती हैं, कंट्रोल नहीं कर सकती। आपको वो जहां तक वो कीड़ा घुसा हुआ है ना, उस डंडी को वहां तक काट दीजिए तो सर आपको हमने 4 बार कटिंग कर दिया सर पूरे उनकी फ्रूट्स की, तो फिर भी वो उसके नहीं हो पा बाद, रहा। कटिंग करने के बाद, अगर आप ऑर्गेनिक पे ही हैं तो आपको रेगुलर स्प्रे करना पड़ेगा। मैंने जैसे आपको कहा कि प्रिवेंटिव मेजर बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक में कंट्रोल करना मुश्किल है, प्रिवेंटिव आसान है। हाँ सर, वो मुश्किल था इसलिए हमने केमिकल स्प्रे किया उस पर। केमिकल स्प्रे कौन सा करा आपने? सर मुझे नाम तो नहीं याद है अभी। अगर आप केमिकल स्प्रे पे जा सकती हैं तो आप मेटासिस्टॉक्स यूज कर सकती है, थायोडोन यूज कर सकती है। और इसके अलावा फोरेट जो ग्रेन्यूल्स आते हैं, हाँ जी। है ना, फोरेट के जो ग्रेन्यूल्स आते हैं वो आप नीचे मिट्टी में मिला के पानी दे सकती हैं। पर फोरेट ओके सर। का रेजिडुअल इफेक्ट ज्यादा है, तो उसके हाँ जी। प्रूनिंग काट के और बढ़िया नीम का तेल का स्प्रे वगैरह हर वीकली करे। मेरे लिए, मैं जो करता हूँ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड में सबसे आसान मैं मानता हूँ वो हाँ ये जी। है। नीम की पत्तियां को मैं घर से बाहर से तोड़ के लाता हूँ और एक हाँ ड्रम जी। में डालता हूँ, और उसको हर 5वें दिन बाद उसका स्प्रे करते रहता हूँ। सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा बदबूदार है वो, इससे हाँ सबसे जी ज्यादा सर। होता है। तो हमने सर नीम की, हाँ जी, यस सर, हमने सर नीम नीम की पत्तियों में आक के पत्ते भी मिक्स करके उबाल के वो स्प्रे भी किया था। आग का करा आपने, गार्लिक हाँ यूज जी। कर, ओके सर। है ना। और तो बेस्ट तो यही है कि आप इसमें जा रही हैं तो अगर नहीं कर पाई हैं तो नीम की खली भी ले लीजिए। नीम की खली का यस। पानी भी उतना ही मतलब बदबू देता है जितना नीम की पत्ती देती हैं। हाँ जी, यस सर। और एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी।
कंपोस्टिंग में हाँ जी। या स्प्रेज में अगर आप मोरिंगा के लीव्स डालते हैं, मोरिंगा, ओके सर। मोरिंगा मतलब सहजन, तो सहजन में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है, यस प्रोटीन। सर। तो वो आपके इसका कंपोस्ट पिट का एक रेगुलर पार्ट बनाइए। और हाँ जी, इवन हाँ जी। जैसे मैंने आपको अभी एमिनो एसिड का स्प्रे बताया था, हाँ जी, बताया सर। तो इसका मतलब जिन प्लांट्स में ज्यादा प्रोटीन होता है उसमें एमिनो एसिड ज्यादा होता है, हाँ जी। तो मोरिंगा की लीव्स उसमें भी काम आ सकती हैं। तो यस सर। मेरा तो आपसे यही कहना है कि आप केमिकल पे मत चाहिए। केमिकल अभी बाजार में 10 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है, मेरे यहाँ 15 रुपए हाँ किलो जी। टमाटर। अगर अपन केमिकल पे जाना है तो इतनी परेशानी क्यों उठाएंगे, 15 रुपए किलो टमाटर खरीद लेंगे, 10 रुपए किलो टमाटर बहुत अच्छा आ रहा है। सर पूरी कोशिश तो यही है कि हम ऑर्गेनिक ही रखें, लेकिन वो कंट्रोल ही नहीं हो पाया। कंट्रोल इसलिए नहीं होता है मैडम कि प्रिवेंटिव मेजर काम में नहीं ले रहे हैं अपन। हाँ जी सर। जब मैंने आपको कहा कि कीड़ा आने के बाद ऑर्गेनिक फेल हो जाता है, हाँ जी सर। उसको आने से रोकिए। वो अपने घर, उसको मेहमान मत बनाइए, उसको बाहर से ही विदा करिए। यस सर। बस यही मेरा सबको संदेश है, उसको हाँ बाहर जी से सर। कीड़े को, और प्रिवेंटिव मेजर यूज करिए। बाकी ओके सर। ओके। और एनीवन सर एल्स? मैं थैंक यू सो पूछूं? मच, थैंक यू सर। हाँ जी। मैं मैं पूछूं सर? हाँ जी बोलिए, अवश्य। नाम बताइए, मेरे को सब दिख नहीं रहे एक्चुअली। मेरे कुसुम हाँ कुसुम जी मैडम। कुसुम सुराना। हाँ आपका कैमरा भी थोड़ा मेरे प्रॉब्लम है कि जो कौन सा? कलांचू का पेड़ होते हैं ना, कलांचू के फ्लावर्स, उसके अंदर वो लीव्स के अंदर कीड़ा आ जाता है, बरोइंग कीड़ा। काला, काला रंग का ना? हाँ, वो एफिड। बरोइंग वाला कीड़ा हाँ नहीं, कलेक्टिव में, हाँ वाइट होता है, बड़ा होता है, और, और फिर वो धीरे धीरे लीफ को काला काला करके, और फिर लीफ टनल गिर बनाता है जाती है। क्या मैडम? टनल और टनल। सेम चीज, हाँ हाँ, लीव्स के अंदर टनल बनाता है। हाँ और तो सेम कीड़ा साइकल्स में भी आता है। नाइकस में आपने पिछली बार भी कहा था मेरे को, आपने यूज करा क्या? मैंने आपको हाँ, तो इमिडाक्लोपीड। वो किया तो नहीं मैंने, कुछ तो भी आता है नागराज करके, उसको मैंने डाला 2 बार। नाम से हमको पता नहीं चलता बेटा, हम तो केमिकल की बात कर रहे हैं। मेटासिस्टॉक्स, थायोडोन, हाँ, है केमिकल में। केमिकल फार्मुलेशन किसका है? नागराज से पता नहीं चलता है कि उस नाग देवता में क्या क्या छुपा हुआ है। तो आप वो, और नहीं तो मैं आपको एक बता रहा हूँ, फॉरेट का ग्रेन्यूल्स आते हैं, फॉरेट, फॉरेट के नाम से। काय के? तो फॉरेट, पोरेट। पी, हाँ PHORET, फॉरेट के दाने आते हैं। वो आप पॉट में डाल ओके के पानी में, वो बहुत इफेक्टिव है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी है वो। ओके, यूनियन ठीक है, अभी कार्बाइड। मैं वो ट्राई करती हूँ आराम के। ये आप मेटासिस्टॉक्स लिखिए, इमिडाक्लोपीड लिखिए, मतलब मैं केमिकल में बता पाऊंगा फॉर्मुलेशन के नाम। और और फॉरेट तो बहुत, मतलब अगर अपन इसमें यूज कर रहे हैं ना ऑर्नामेंटल में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसीलिए मैंने बोला, मैंने कहा कि वो तो जाता ही नहीं है, और नई पत्ती निकलती नहीं है उसके पहले खत्म हो जाती है। तो फॉरेट यूज करिए आप उसमें, बहुत इफेक्टिव है वो। ठीक है, मैं ये ट्राई करती हूँ। ये जो है ना केमिकल्स, ये आई विल सिस्टम ट्राई दिस। सिस्टम में अब्जॉर्व हो जाते हैं। तो प्लांट का जो सेल शेप है वो खुद केमिकल हो जाता है। हाँ, इसलिए हम वही होना पड़ेगा ना, अदरवाइज ये तो कुछ पनपता ही नहीं है बिल्कुल भी। सिस्टम में ही जाएगा तब ठीक होगा, अदरवाइज कैसे पनपेगा। हाँ करना पड़ेगा, अपन फूल चाहिए तो अपन। ठीक है, मैं ये ट्राई करती हूँ पूरे। ठीक है। हाँ सर, मुझे पूछना था। हाँ नाम बताइए हेलो। मेरे को दिख। हाँ, कुमुद ग्रोवर। कुमुदी। हाँ जी, मुझे वो कार्नेशन के बारे में पता करना था। आपने अभी बताया ना उसकी भी पिंचिंग करनी चाहिए हमें। हाँ
तो वो किस समय करनी चाहिए? कोई ये इसका टाइम? कार्नेशन का जी, तो 30 डेज के बाद करनी है। किसके बाद? फ्लावरिंग के 30 बाद? हाँ 30 डेज क्रॉप के बाद, क्योंकि अपन को सिंगल स्टेम रखना है ना उसमें। उसमें आपको मैंने अलग अलग तरह की पिंचिंग बताई, मैं एक बार वापस बताता हूँ। हाँ, वो मुझे कुछ थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास कई प्लांट्स हैं, उसमें बहुत सारी ग्रोथ हो रही है और मैं आपको वापस बताता हूँ। एक मिनट। दिख रहा है क्या स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं सर, अभी नहीं तो नहीं सर, है। अभी नहीं दिख रहा। एक मिनट। श्रद्धा, हाँ पापा, तो मेरा स्क्रीन स्क्रीन शेयर करिए ना, स्क्रीन शेयर पे क्लिक कीजिए। दोबारा मिला? जूम नहीं खुल रहा, जूम नहीं खुल रहा मेरा दोबारा। जूम नीचे ही होगा पापा, देखिए वहाँ पे टास्क बार में। आ रहा है कि फ्लावर्स वाले सेक्शन में देख लीजिए ना सर। सर मैं थोड़ा सा बिल्कुल उसी में देख रहा हूँ, पर मेरे ये जूम डिस्प्ले गड़बड़ हो गया मेरे से। वैसे ही बता दीजिए, कोई बात नहीं। एक मिनट, दो मिनट लेंगे तो मैं ज़्यादा कर पाऊंगा। हाँ ले लीजिए। पापा को क्या दिख रहा है? मेरे को जॉइन जूम मीटिंग नहीं। नहीं, नीचे देखिए, नीचे जहाँ पे मिनिमाइज होगा पापा, देखिए मिनिमाइज वाले पे क्लिक कीजिए। मेरे नहीं वापस। ये आपकी 25 या 28 स्लाइड होगी। हाँ हाँ, मेरे को वो तो ध्यान ही है। अच्छा, मुझे ज़रा इजाज़त देंगे, मेरी एक अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से 2 बजे। ठीक है साहब। मैंने एक्चुअली 1 डेढ़ घंटे का समय रखा था, इस बार एक्सीलेंट, फिर मिलेंगे आपसे। हाँ, थैंक्स। ठीक है, मैं एक लीव करके वापस ज्वाइन पापा करूंगा। ऑल्ट और टैब की साथ में दबाइए, ऑल्ट और टैब की, ठीक है? आपको बहुत सारी विंडोज दिखेंगी, उसमें आपको जूम अपना दिखेगा। ऑल्ट और टैब की, ऑल्ट की और टैब की साथ में दबाइए, ठीक है? और ये तो ऑल्ट दबाया, उसके बाद टैब, ऑल्ट को छोड़ना मत और टैब पे क्लिक करना, ठीक है। दिखा? हाँ। है ना? जो अब उसको टैब की को दबाते जाइए बार बार छोड़ के, और अपनी जूम की स्क्रीन पे पहुंच जाइए। आगे आया ना? नहीं, आप तो हमें दिख रहे हैं, आप बताइए आपको खुद दिख रहे हैं क्या? आप जूम मेरे दिख तो रहा है? वो नहीं दिख रहा। मैं एक बार लीव करके 2 मिनट वापस कर लेता नहीं हूँ। नहीं, आप ऑल्ट और टैब की वापस दबाइए, ऑल्ट दबाइए, ऑल्ट दबाया। उसके बाद टैब की, हाँ। उसके बाद आपको बहुत सारी विंडोज दिख रही हैं जो खुली हुई हैं, हाँ। उसमें से ना टैब की को छोड़ के वापस दबाइए और अपनी जो आपकी जूम वाली विंडो है वहाँ पे उस पे जाइए और छोड़ दीजिए ऑल्ट की। हुआ? हुआ पापा? ऑल्ट छोड़ना मत, ऑल्ट को हाँ। छोड़ना मत, है ना?
ठीक है, और टैब को छोड़ दूं? टैब को ऐसे दबाइए जैसे एरो की दबाते हैं हम। ठीक ठीक है, है। है ना? अभी आगे आपको दिखा है अपना हाँ। जूम का? अभी जब आपका जो वो वाइट स्क्वायर है वो जब उस पे आके रुक जाएगा ना आपके जूम पे, तो आप उसे छोड़ दीजिए। एक वाइट स्क्वायर मूव कर रहा होगा, राइट? हाँ। हाँ, तो व्हाइट स्क्वायर को अपनी जूम स्क्रीन पे लाइए, जूम वाले विंडो पे। ठीक है, वो विशु वाले तो दिख रहा है। दीदी रिक्वेस्ट वो कर लो ना, रिमोट कंट्रोल। हाँ, मैं वापस एक बार वापस ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है पापा, सर आप एक बार फिर से वापस ज्वाइन कर लीजिए। हाँ हाँ, ये कर हाँ। लीजिए, ठीक है। अरे वो ढूंढ रहा है अब, देखा? अब दिख गया पापा? पापा आपका स्क्रीन दिख रहा है? अनम्यूट कर लो। म्यूट कर रखा है क्या? थैंक यू वेरी मच जी, मैं एग्जिट कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, बहुत ही बढ़िया सेशन था। थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ जी सर, स्क्रीन तो दिख रहा है। हाँ पापा आप, हाँ अभी मिस्टर हाँ, स्क्रीन तो दिख रहा है मिस्टर भटनागर। ओके, ये मैंने आपको बताया था, सिंगल पिंचिंग करनी है। और ये जो पिंचिंग मैंने आपको बताई, ये जी +4 वाली, ये देखिए आप, ये नोट्स आपको, 4 हाँ ये देखिए 2+4 है ये तो, 2+4, हाँ जी, लैटरल है ना? और ये हाँ वाली जी, है हाफ पिंच 2+6, 2+6, हाँ जी, है ना? फिर आएगी डबल पिंच 8 लेटरल्स, इसमें ऊपर अच्छा 3B 4A। हाँ, या सो मेनी डबल। ऑफ, या हाँ डबल। अब आपका प्लांट का विगर और आपकी रिक्वायरमेंट, आपके पास कितनी जगह है, ये डिपेंड करेगा। डिपेंड हाउ मेनी बड्स आई वांट टू। हाँ, और इसके अलावा वैरायटी कौन सी आपकी, स्प्रे टाइप है या स्टैंडर्ड टाइप है, उस पर भी डिपेंड करेगा। स्टैंडर्ड टाइप में मेरे ख्याल से मुझे इसके बारे में ज्यादा वो नहीं, अपन को इससे पता चल रहा है ना जी। स्प्रे टाइप मतलब टीवी, जिसका वेरिएशन सारा इस तरह से नो परपेचुअल आपके पास स्टैंडर्ड है, ये हाँ, 3 स्टैंडर्ड ही होगा पर डबल वैरायटी है। हाँ, तो इट इज ऑन, इस तरह से आप पिंचिंग करेंगी। आई थिंक दिस सेकंड वन। हाँ ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। थैंक यू, इट वाज अ वेरी नाइस सेशन, थैंक्स अ लॉट। ओके, हाँ मैं जी, आप क्या थैंक यू। मीटिंग एंड करें?
तो जी 2-3 दिन में मीटिंग एंड कर रहे हैं अब? हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है। 2-3 थैंक दिन में यू आपको इन स्लाइड। एनीबडी। हाँ जी थैंक यू सो मच। थैंक ओके, यू, Thanks a थैंक्स अ lot. लॉट। Thank you very much. थैंक यू सर, बाय।